सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, नमस्ते। मेरा नाम है अरमान। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम बात करेंगे डेंटिस्ट डॉक्टर नवीन सिंह से। डॉक्टर नवीन के पास 20 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जिसमें उन्होंने बहुत से अलग तरह की डेंटल कंडीशंस का सामना करा है। ये डेंटल इम्प्लांट्स में स्पेशलाइज करते हैं। डॉक्टर नवीन कॉम्प्लेक्स यानी कठिन डेंटल कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं, जो आम आदमी भी आसानी से समझ पाए। डॉक्टर नवीन आयुर्वेदा में भी एक्सपीरियंस्ड है और ये नेचुरल यानी होलिस्टिक तौर तरीकों में भी बिलीव करते हैं। तो इस एपिसोड में आपको दांतों के गलने का कारण से लेकर मुंह के कीटाणु, नीम की दातुन, पान की हिस्ट्री, तंबाकू और गुटखे के साइड इफ़ेक्ट और चबाने की अहमियत जैसे टॉपिक्स पर बहुत ही मज़ेदार चर्चा सुनने को मिलेगी। आप चाहें तो इस एपिसोड को स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो दोस्तों, और देरी किए बिना ये है मेरी चर्चा डॉक्टर नवीन के साथ। डॉक्टर नवीन, यस 100 साल तक पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इस पॉडकास्ट के थ्रू मेरा मकसद है लोगों तक साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पहुंचाना, जिसकी वजह से वे अपने लाइफ स्पैन और अपने हेल्थ स्पैन को बढ़ा सकें। एक चीज़ होती है लंबी उम्र तक जीना, जिसे कहते हैं लाइफ स्पैन, पर अब एक और चीज़ होती है लंबी उम्र में भी हेल्दी, एक्टिव और प्रोडक्टिव रहना, जिसे हम कहते हैं हेल्थ स्पैन। तो आज हम आपसे सीखना चाहते हैं कि हम अपनी ओरल हेल्थ यानी मुंह के स्वास्थ्य को कैसे बनाकर रख सकते हैं, हम अपने दांतों को बड़ी उम्र तक कैसे हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है? ठीक है। तो वेलकम टू द शो। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी। मैं डेंटिस्ट हूँ हाँ। और एक छोटी सी तालुका है पलिया, मैं क्लोज बाय टू दुधवा नेशनल पार्क। मैं यहीं सेटल हूँ, यहीं प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ। और यहाँ पे जो भी लोकल्स हैं, यहाँ एनआरआईज भी हैं, लोकल्स भी हैं, मिक्स पॉपुलेशन है। हाँ जी। तो मैं यहाँ पे सर्विस देता हूँ। मैक्सिमम क्वेरीज कुछ ऐसे ही आते हैं कि क्वेरीज लगता ही क्यों है मुझे ऐसा, मैंने डेली और सुबह शाम ये सब कैरीज किया। से एक बार समझाते हैं जिन लोगों को नहीं पता। कैरीज इज टूथ डिके बेसिकली, जब आपके दांत सड़ने लग जाते हैं, राइट? हाँ, जब आपको ब्लैक स्पॉट नज़र आए ना, एक नॉर्मल आदमी की नज़र से नज़र आए, जब आपको दांत के ऊपर ब्लैक स्पॉट नज़र आए हाँ जी। और जहाँ पे डिच हो, मतलब जहाँ कुछ फंस रहा हो, हाँ। आप समझ लीजिए केरीज लगा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो एक लेमन लैंग्वेज में ठीक आप है। ऐसा करें तो केरीज के एक्यूमुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब जैसे यहाँ पे लोग कहते हैं कीटाणु, कीड़ा निकाल दिया, कीड़ा मेरे दांत में कीड़ा है, इसको कीड़ा निकाल देते हैं। वैसा कीड़ा नहीं होता ये कीटाणु होते हैं। मतलब कि इट्स बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे मुंह के थूक में या सैलिवा में स्टे करते हैं। एंड दे आर गुड ऑल्सो एंड दे आर बैड ऑल्सो। तो जब वो बैड हो जाते हैं तो केरीज के फॉर्म में आ जाते हैं, और गुड होते हैं तो आपके हेल्प करते हैं। हाँ तो जी, इस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल। एंड उसी से हम पहुंचते हैं पहले पॉइंट पे, जो बहुत मिसकंसेप्शन है। मैं छोटे होते से देखता था कि जब टूथपेस्ट की ऐड आती थी, उसमें सबसे पहले दिखाते हैं कि मुंह में कीटाणु है तो उसको मार रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि मुंह में बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मुंह में कीटाणु नहीं होना चाहिए, इसको एकदम साफ करना है ब्रशिंग से। पर ये गलत है, राइट? हाँ, एकदम सही। हाँ। जैसे आप बड़ा सिंपल सा ले, अगर बेसिकली आप ह्यूमन हो, हाँ जी। आप मतलब बाय नेचर यू आर एन एनिमल। हाँ जी। हाँ ठीक है, जी। आप उसमें सोसाइटी में आ रहे हो, कन्वर्ट हो रहे हो, देन यू बिकम अ ह्यूमन। ठीक है। तो किसी भी अगर एनिमल को लोग भगवान ईश्वर ने बनाया है, किसी को टूथपेस्ट नहीं दिया है, है ना? और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबके मुंह में है, हाँ। एंड दे आर हेल्पिंग दोज गाइज। उनको कभी केरीज नहीं होते, वो हेल्प कर रहे हैं, और आपके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके दुश्मन बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, या बैक्टीरिया है, चाहे जो भी है, वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके दोस्त हैं। एंड बाहर से कहीं से नहीं आते। दे एक इन्वायरमेंट है ओरल का, जिसमें वो सस्टेन करते हैं और ग्रो करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपके डाइजेशन में मदद करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों में मदद करते हैं। जब ये अनबैलेंस्ड हो जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें कि उनको रोक नहीं सकते, एक दूसरे के ऊपर ओवरकम हो जाते हैं, तो ये डिजीज़ के फॉर्म में आता है। बिल्कुल। और ऐसा ही होता है। तो जितना भी सोचता आपके मुंह में कीटाणु है, इनको मार देना चाहिए, और ये कर देना चाहिए, विश्वास कीजिए आपका खाना ही नहीं पचेगा अगर ये ना रहे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनका रहना और बहुत अब ज़रूरी अभी है। भी साइंस, अभी भी हमें पता चल रहा है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और कहते हैं कि अगले कुछ सालों तक पता चलेगा कि एक्चुअली में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे स्वास्थ्य में। हाँ हाँ। आप
मैं थोड़ा नेचर की तरफ हूँ, तो मैं हमेशा बोलूँगा कि एक बार कुछ भी जितने भी थ्योरम्स आते हैं, जितने भी साइंस के टेस्ट्स आते हैं, जितना आता है वो इसी के ऊपर आता है कि एक बार देखते हैं वो लोग नेचर को, और उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। चाहे जो कि सपोज कीजिए आपने देखा कि एक एनिमल को कभी कैरीज नहीं हो रहा जो हर्बीवोरस है, तो इसमें हर जितने भी वेजिटेबल प्लांट्स का क्या इसमें रोल है कि उनको नहीं हो रहा, और जो प्रोसेस फूड खा रहे हैं उनको हो रहा। पहले के कहते हैं जैसे पहले के ज़माने में बहुत कम कैरीज या कुछ होते थे, तो उसके रीजंस ढूंढते हैं साइंस के द्वारा कि क्या है। तो मीन टू से कि आप जब आप नेचर की तरफ किसी चीज़ को देखोगे ना, तो आपको समझ में सारे कुछ आंसर्स मिलने लगेंगे खुद से। बिल्कुल, यही एक बहुत फेमस स्टडी थी, आई डोंट नो अगर आपने पढ़ी होगी, डॉक्टर वेस्टन प्राइस नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने यही देखा था कि कहते थे कि आदिवासी जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर बिल्कुल भी कैरीज नहीं था। हाँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल लोग या जो स्विट्जरलैंड में एल्प्स में रहते थे, उनमें बिल्कुल भी कैरीज नहीं हाँ, था। जबकि वो भी नॉन वेजिटेरियन है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नॉन वेज होने से कैरीज होगा, तो ऐसा नहीं है। हमारे क्लोज बाई में नेपाल है, उधर बहुत कम कैरीज होते हैं। अगर आप रॉ फूड की तरफ अधिकतर उन्होंने बॉयल फूड करना है। अब लोअर लैंड्स में नहीं, हायर लैंड्स में जहाँ पे बहुत कम ऑयल मिलता है, मसाले नहीं मिलते, प्रोसेस फूड आपको जैसे बेकरी का आइटम्स नहीं मिलता है, वहाँ बहुत कम इंसिडेंट्स होते हैं कैरीज के। जबकि लो लैंड में बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। तो अटैचमेंट्स हैं इसके। और अगर आप साइंटिफिकली देखें तो हम लोग कोई भी फूड खाते हैं, तो जब फूड मुंह में जाता है या कुछ आता है, तो उसको बैक्टीरिया ने कन्वर्ट करता है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कन्वर्ट करता है फूड को एक फॉर्मनेस से दूसरा हार्ड। मतलब सपोज कीजिए कि अगर आप कोई भी फल खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, अगर आप उसको पका के करें, इसको प्रोसेस कहते हैं। अगर आपने उसको प्रोसेस किया तो आप उसके एक काम को आसान कर दिए उसको कन्वर्जन करने में। तो जो कन्वर्जन नीचे पेट में होना चाहिए था वो माउथ में ही हो चुका है। तो वो अब उसके लिए जो भी बैक्टीरिया और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब उसके पास दूसरा काम है, फर्मेंटेशन करने का काम हो गया। तो सबसे अच्छा क्यों ऐसा मानते हैं कि जितने भी पुराने लोग हैं उनके दांत में कम कीड़े लगते थे, क्योंकि बहुत कम प्रोसेस फूड खाते थे। तो एक ये वजह है। तो जितना रॉ आप इन लेते हैं, रॉ मतलब कच्चा खाना जितना आप इन लेते हैं, गाजर हो गया, कोई भी अगर जितना आप कच्चा, अगर आप वेज और नॉन वेज में भी कंपेयर करें, अगर आप नॉन वेज जितना आप कच्चा लेते हैं तो आपका प्रोसेसिंग टाइम उसको कम मिलता है एंड ऑलरेडी प्रोसेस नहीं होता है। तो एक लेमन लैंग्वेज में बोले या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले कि जितना कम प्रोसेस आप खाएंगे उतना कम आपको कैविटी का फॉर्मेशन या केरीज का या पेरियोडोंटल प्रॉब्लम या म्यूकोसाइटिस या जिंजिवाइटिस ऐसा कुछ बहुत कम होने के इंसिडेंट्स होंगे। तो इसी टॉपिक पर रहते हुए एक और जो क्वेश्चन था कि आप कहते हो कि चलो प्रोसेस फूड नहीं कम खाना चाहिए, उसकी वजह से हमें दांतों में बैक्टीरिया आता है और कैरीज की प्रॉब्लम होती है। पर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसे ये बैक्टीरिया जो प्रोसेस फूड होता है वो क्यों हमें हमारे दांतों को ख़राब करता है, उसमें ऐसा क्या होता है इस प्रोसेस फूड के अंदर? ठीक है, प्रोसेस फूड के साथ में बैक्टीरिया नहीं आता है। बैक्टीरिया पहले एक ऐसे समझते हैं, ये हमारा एक ओरल इन्वायरमेंट है। ओरल इन्वायरमेंट में सारे हैं। ये जैसे एक इन्वायरमेंट होता है उसमें सारे होते हैं, तो बैक्टीरिया भी है, फंगल भी है, वायरल भी है, सारे हैं। इकोसिस्टम है एक बायोफिल्म में, और ये सब एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। वो एक दूसरे का मतलब मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तुम यूज़ करो, तुम एक प्रोडक्ट बनाओ, मैं यूज़ करूँगा, एंड दे मेक अ इकोसिस्टम। ठीक है। अब इकोसिस्टम में जब होता है, और इसको जो है मेंटेन करता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। अगर कोई इकोसिस्टम से बाहर जा रहा है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको किल कर देता है। तो वो बैलेंस मेंटेन रखता है। और ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक ओरल पीएच होती है जो 6.2 to 7.2 या रफली 7 के आप ऐसा समझो, एक ये पीएच होता है। तो ये पीएच न्यूट्रल पीएच इसको बोलते हैं। इसमें जो है सर्वाइवल भी होता है और उसका ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं होता है। ठीक है। अगर सपोज करो अगर हम कोई भी चीज़ इनटेक ले रहे हैं, कोई भी चीज़, तो माउथ का क्या काम है? दो काम है। एक, पहले जो फूड है उसको छोटा करना,
डाइजेस्टेबल फॉर्म में बनाना, छोटा उसको च्यू करते हैं, छोटा करते हैं, छोटा करने के बाद उसमें सैलिवा मिक्स करते हैं। हमारा सैलिवा जो है वो 2 ग्लैंड से, पैरोटिड और सबलिंगुअल ग्लैंड, एक यहाँ पे ग्रंथि है जहाँ से ये थूक निकलता है बाहर, और उसी में सारे तरह के प्रोटीन को तोड़ने का एंजाइम्स, लिपोजाइम्स, यानी ये सब किल करने का बैक्टीरिया को, सारा उसी में सिक्रीट होता है। तो वो उसके साथ मिक्स होता है। मिक्स होने पे वो जितने टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एंजाइम, बैक्टीरिया, उसको एक प्रोसेस, एक स्टेप में उसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद हम लोग उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, वो अब हमारे पेट में चला जाता है। ठीक है, अब उसके पहले जो माउथ का हिस्सा है, इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है कि हम फूड पार्टिकल को ब्रेक करें और डाइजेस्ट के लायक बनाएं। 2 चीज हो गया, एक फूड पार्टिकल को ब्रेक करें और दूसरा डाइजेस्ट के लायक बनाएं। अब फूड पार्टिकल कैसा आ रहा है? ठीक है, अगर फूड पार्टिकल पहले से ही प्रोसेस्ड है, प्रोसेस्ड का मतलब वो एक जैसे ना एक रॉ हुआ गेहूं, मान लीजिए गेहूं, अगर उसको आटा बनाए तो 1 प्रोसेस, उसको रोटी बना दिए तो 2 प्रोसेस, उसको बेक कर दिए तो 3 प्रोसेस। तो जितना बार वो प्रोसेस होता है उतना आसानी हो जाता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और फर्दर ब्रेक करने में। अच्छा। तो आप इसको जितना, सपोज कीजिए आप कोई भी ऐसा फूड है जिसको पहले से बैक्टीरिया से प्रोसेस करके लाए हैं, जो ऑलरेडी फर्मेंटेड टाइप का हो रखा है या प्रोसेस हो रखा है, जो इजी टू डाइजेस्ट है, इजी टू ईट है, देन आप अपने बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म को दे रहे हो उसको और आसानी से ये करें। तो अब वो उसका पचाने का काम करने के बजाय अब यूटिलाइजेशन करना है। बिल्कुल। अब वो उसको यूटिलाइज करेगा रेदर देन उसको मेटाबोलाइज करने के बजाय। और फिर वो एसिड्स रिलीज करते हैं बैक्टीरिया। हाँ, फिर वो क्या करेंगे, जो एसिड फर्स्ट फॉर्म में था, जैसे रॉ फूड के फॉर्म में जो एसिड रिलीज होएगा और ये जो प्रोसेस्ड फूड के फॉर्म में जो एसिड रिलीज होगा, दोनों डिफरेंट होते हैं। अच्छा। तो जब आप एक सपोज करो आप रोटी खा रहे हो, लेट इट बी लाइक रोटी खा रहे हो, एक सेकंड प्रोसेस हुआ। ठीक है, अगर आप गेहूं से आटा, आटा से रोटी, एक सेकंड प्रोसेस हुआ। इसमें जो रिलीज होएगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स को जब वो करेंगे, जब एसिडिक फॉर्म जो रिलीज होगा, तो जो फॉर्म ऑफ एसिड रिलीज होगा और जो ब्रेड को खाने के बाद जो फॉर्म ऑफ एसिड रिलीज होगा, दोनों डिफरेंट होगा। ओके, अच्छा, ठीक है। तो डीमिनरलाइजेशन इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं, स्पेशली नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो होते हैं, यानी जिसमें प्रोटीन होता है, अगर आप उसको रॉ प्रोटीन खा रहे हैं, लेट इट भी कोई मसल मास खा रहे हैं, आपने अगर रॉ प्रोटीन खाना बॉयल करके खा रहे, या एक फॉर्म हुआ, दूसरा फॉर्म हुआ कि आप उसको कर्ड ओट में फर्मेंट किया और उसके बाद खा रहे, प्रोबायोटिक, हाँ, प्रोबायोटिक के साथ में खा रहे। फिर तीसरा फॉर्म हुआ कि आप उसको ऑलरेडी बैक्टीरिया से उसको इन्फेस्ट किया, और जैसे हॉट डॉग या कुछ ऐसा, आप उसको पहले से ही फर्मेंटेड फॉर्म में खा रहे। आपको लग रहा है आप रॉ स्लाइस काट रहे, पर एक्चुअली इट इज अ फर्मेंटेड, केमिकली मेटाबोलाइज। ठीक है, आप उसको खा रहे, तो ये प्रोटीन प्रोडक्ट्स को जो और नाइट्रोजन को जो कन्वर्ट करेगा ना, जो नाइट्रिक ऑक्साइड निकालेगा, वो दूसरे फॉर्म में होगा। ओके, एक ही फॉर्म में नहीं होगा, रॉ में दूसरा फॉर्म होएगा और इसमें दूसरा फॉर्म होएगा। अच्छा। और जैसे ही फॉर्म चेंज होता है तो उसमें ही वो अच्छा भी होता है और ये कैरियोजेनिक भी होता है, यानी आपको कैरीज भी बनाएगा और म्यूटेशन भी कर सकता है। अच्छा। तो खाना इतना ज्यादा इफेक्ट करता है कि आप क्या खा रहे हो। और आपका ओरल हेल्थ स्टार्ट हुआ, हेल्थ का, अभी तो गट हेल्थ पे जाइएगा, फिर उस पे जाइएगा। तो ओरली हम लोग जो भी इंजेस्ट कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो, किस फॉर्म में खा रहे हो और कितनी बार खा रहे हो। तीनों चीज, क्या खा रहे हो, किस फॉर्म में खा रहे हो और कितनी बार खा रहे हो, ये पूरा का पूरा आपका ओरल एनवायरनमेंट को स्ट्रक्चर करने में, उसको बनाने में, मेंटेन करने में ये इसका सहायक होता है। और आई गेस इसीलिए कहते हैं कि जो ज़्यादा एसिडिक खाना होता है, जैसे टमाटर एसिडिक माने जाएंगे। आप देखिए, एसिडिक के ढेर सारे फॉर्म हैं, ठीक है ना। तो उसमें सारे एसिडिक आपके खराब नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं जो आपको खराब करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट से एसिड में कन्वर्ट होता है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, और बहुत जल्दी कन्वर्ट करते हैं। हाँ। जो बैक्टीरिया को खाना बहुत जल्दी मिलता है और एसिड एकदम से निकालने लग जाता है। तो ये हो गए आपके जैसे बिस्किट्स, वाइट ब्रेड, और चीनी, हाँ, ये सब। तो
जैसे आप गन्ने का जूस भी, उससे भी सुक्रोज होएगा, उससे, पर उसका फॉर्म क्या है? वो सुक्रोज से कन्वर्ट होएगा। इधर आप ऑलरेडी कन्वर्ट करके दे रहे हो उसको। ओके, दिस इज द डिफरेंस कि आप उसको कन्वर्ट करके दे रहे हो, जो ओरल माइक्रो उसका ऑर्गेनिज्म काम है। उसके लिए आसान कर हाँ रहे हो। हाँ, आप एक्चुअली करके दे रहे हो उसको। हाँ, तो अब वो दूसरा लेवल का काम करने जा रहा है। अच्छा, ये सेंस बनती है कि फिर आदिवासी लोगों के अंदर क्यों कैरी, क्यों नहीं होते? वो तो आप हर तरीके का वो मीट भी खाते हैं। वो अगर आप सोच रहे हो मटन, वो बहुत मस्त है। ऑर्गन मीट भी खाते हैं, कलेजी का मीट कितना सब कुछ खाते हैं। आप जो आप नहीं खाते वो भी वो खाते हैं। ठीक है, मेनली। और उनके सारे के सारे जितने भी, लेकिन उनके जितने भी फूड्स होते हैं बहुत कम बार प्रोसेस्ड होते हैं, बहुत मिनिमम प्रोसेस्ड होते हैं। आप ये कहो कि वो शुगर नहीं लेते, ऐसा कुछ नहीं है। हनी, उन्होंने हनी लेना है, गुड़ लेना है, बहुत तरीके के बनाते हैं वो मिठाइयाँ, वो भी खाते हैं, सब कुछ। तो उनके कम इसलिए होते हैं कि बहुत कम बार प्रोसेस, जो मुझे समझ में आती है कि बहुत कम बार प्रोसेस होती है। बिल्कुल बिल्कुल सेंस बनती है। आई थिंक रिसर्च भी इसके साथ एग्री करती है। और एक और चीज़ जो रिसर्च में देखने को मिली थी कि जो आदिवासी लोग थे उनकी डाइट में जैसे दूध था तो गायें फ्रेश घास चल रही थी। हाँ, तो दूध के अंदर विटामिन K2 ज़्यादा था, D ज़्यादा था, विटामिन A भी ज़्यादा था, जो फैट सॉल्युबल विटामिन थे वो बहुत सारे थे उसके अंदर। और आजकल जो हमें दूध मिल रहा है, जो हमें डेयरी मिल रही है, वो उस लेवल का तो है नहीं। तो आई गेस आपको लगता है कि ये भी फ़र्क लाता है कि बात की जो विटामिन, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन की, आजकल इंडिया में लगभग 60% लोग तो विटामिन D में ही डेफिशिएंट हैं। तो देखिए, मैं एक इसको उस फॉर्म में आपसे बात करूंगा जब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक, बिल्कुल। आप कोई घर बनाते हो, किसी भी घर बनाने के लिए आप बाहर से देखोगे तो आपको पर्टिकुलर सब घर एक जैसा ही दिखेगा। जब आप उसको बना रहे होते तो उसमें आपने रॉक यूज़ किया है कि ब्रिक यूज़ किया है कि मड यूज़ किया है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और आप जैसा बनाओगे घर घर ही बनेगा, वो कुछ और नहीं बनेगा, पर उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका जो सस्टेनेबल टू द एनवायरनमेंट है, वो डिफरेंट होगा। तो इसी तरह जब आप गाय दूध तो दूध ही देगी, आप ऊपर से देखोगे तो वो दूध ही होगा, पर जो आप उसको खाने में दे रहे हो वही दूध में मिलेगा। ठीक है, तो अगर वो जंगल का घास खा रही है और आप कल्टीवेट करके घास दे रहे हो, उसमें भी डिफरेंस होता है। अच्छा, हाँ, इट्स अ डिफरेंट। आप कल्टीवेट करके घास उसको काट के दो और वो जंगल में करके आएगी, उसके दोनों के दूध के जो उसका इंग्रेडिएंट है, जो उसका बेसिक मॉलिक्यूल्स, वही डिफर करेगा। अगर गाय आपके बाहर में, यहाँ शहरों में रोटी, आटा, दाल, चावल, कचड़ा कुछ भी खा रही है, उसका दूध एकदम ही अलग होगा। अच्छा, तो अच्छा, आप सेम ऐसा है अपनी बॉडी की तरह। तो जब हम लोग कुछ इंजेस्ट करेंगे, बॉडी तो बनाएगी ही बनाएगी, वो शरीर तो बनाएगा, पर क्या बना रहा है, इट्स ऑलवेज अ जेनेटिक। उसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ भी ले रहे हो तो उससे वो बनाएगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनाएगी, पर वो घर तो बनेगा। अब वो मिट्टी का बन रहा है या स्टोन का बन रहा है, ये किस चीज का बन रहा है, वो बेसिक जो उसका अंदर में है वो अलग अलग होएगा। तो आप क्या इंजेस्ट कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखने में सब एक ही लगेगा, है ना। अगर आप ऑर्गेनिक देखिए और नॉन ऑर्गेनिक देखिए, आपको एक ही लगेगा, पर आप क्या इंजेस्ट कर रहे हो, बॉडी उसको रिस्पॉन्स करेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज क्या कहते हैं कि कुछ रिसर्च ये दिखा रही थी कि जैसे लोग जिन बच्चों के अंदर इन विटामिन्स की कमी होती है, उनका जो जबाड़ा होता है वो ठीक से डेवलप ही नहीं होता। जैसे ये जो हमारा डेंचर होता है वो थोड़ा नैरो हो जाता है या दांत टेढ़े आने लगते हैं। बिकॉज जैसे कहते हैं ना कि घर की फाउंडेशन अगर तगड़ी नहीं होगी तो दांत भी फिर कैसे निकलेंगे उसके अंदर। देखिए, दांत का आगे पीछे होना, ऊपर नीचे होना या मैंडिबल, किसके बड़े बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर जो अपने कंट्रोल में नहीं है वो जीन्स है। ठीक है, ठीक है, जीन मैनिपुलेशन, और इसके ऊपर बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी कैसे उसको ये किया जाता है। शॉर्ट में आते हैं कि क्या अपने कंट्रोल में है, अपने कंट्रोल में क्या है। तो सबसे बड़ा है कि हैबिट। अगर बच्चे को हैबिट है, और हैबिट भी हमेशा कॉज से होता है। अगर कोई थम्सकर है तो उसके पीछे कॉज होएगा। वो एक छोटा सा बच्चा जो अभी जस्ट बॉर्न हुआ है और
1-2 साल का है, उसको कुछ नहीं मालूम ये हैबिट, रॉन्ग हैबिट, राइट हैबिट, उसको कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो हैबिट डेवलप कर रहा है। तो आप उसके हैबिट के वजह से ढेर सारे ओरल कंडीशंस खराब होते हैं, जैसे टंग है तो उसके टीथ बाहर आएंगे। और एक तो हो गया हैबिट, तो आप हैबिट को ब्रेक कीजिए और ज़बरदस्ती ब्रेक नहीं कीजिए। टंग जैसे पहले के यूज़ में करते थे कि थंब के ऊपर कुछ लगा दिया, कुछ एसिडिक टाइप का, या कुछ बैरियर लगा दिया उसके ऊपर, ताकि वो मुंह में डाले तो उसे बड़ा अजीब सा लगे और वो ना करे। उसके पीछे कॉग्निटिव कॉज देखना चाहिए कि वो मेंटली उसको ठीक है कि नहीं, कहीं उसको डर तो नहीं लग रहा, ये क्यों थम्स अप कर रहा है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो फिजिकली कुछ करें, अगर आप समझ के उसको समझा ले रहे हैं देन इट्स ओके। ठीक। तो एक तो ये हो गया कॉज आपके टूथ का। दूसरा हो गया कि आप जो भी खा रहे हो उसके अनुसार आपकी डेवलपमेंट हो रही है। तो डेवलपमेंट में उसका पार्ट है आपके टीथ का कि वो कैसे डेवलप होगा। अगर आप बहुत सॉफ्ट फूड खा रहे हो जो बहुत इजी टू बाइट है, आपको च्यू नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आजकल जो बेबी फूड्स आते हाँ हैं। बेबी फूड्स, तो आप जैसे जैसे सॉफ्ट फूड और ये खाओगे, इट्स अ सिंपल, यू यूज योर आर्म, आप अपने हाथ को इस्तेमाल करें, इधर का मसल ग्रो करेगा। अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे मसल नहीं ग्रो करेगा। उसी तरह टूथ के साथ भी है, अगर आप उसको यूज करेंगे तो पीछे का बून, जितने भी पेरियोडोंटल लिगामेंट या फिर म्यूकोसा, सब हार्ड होंगे, टफ होएगा, सस्टेन करेगा। अगर आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं देंगे, तो वो पीछे के बोन का ग्रोथ नहीं होगा, बोन का ग्रोथ नहीं होगा, सस्टेन नहीं होगा, उसकी बाइट नहीं आएगी आपको माउथ का। और सबसे आप जिस चीज़ को यूज़ करो वो बढ़ता है, किसी भी चीज़ में अगर आप नहीं यूज़ करो तो वो घटता है। तो आपके माउथ का स्ट्रक्चर का छोटा होना भी इसी वजह से है, क्योंकि हम लोग च्यू करने की जो हैबिट है और कैपेसिटी है उसको कम करते जा रहे हैं। तो हमारा माउथ का जो सरकमफ्रेंस एरिया है वो छोटा हो रहा है, इसलिए हमारे 8th का भी जगह नहीं है माउथ में, एक मैंडिबल में या अपर मैक्सिला में, कि वो इरप्ट हो सके, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको च्यू ही नहीं करना है, जब च्यू नहीं करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो अडेप्ट होगी ना, नेचर के अनुसार वो चेंज होगा। आप च्यू करोगे तो उसके साथ में उसको ज़रूरत होगी, तो हो सकता है 8th के बाद 9th भी आ जाए। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, जितना आप यूज़ करोगे, जितना आप उसको ये लाओगे, तो उसके अनुसार वो अडेप्ट करेगा। जब आप नहीं कर रहे हो तो उसके साथ अडेप्ट कर रहा है, तो करोगे तो उसके साथ वो भी अडेप्ट करेगा। देन इट्स टेक सेवरल ईयर्स एंड समथिंग, एक से दूसरे से जाता है, और ऐसे ही जेनेटिक मैनिपुलेशन होते हैं जब आप यूज़ करते हैं। अब रहा बात विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी, ए, जो हम लोग ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उसके ऊपर, टूथ के ऊपर क्या है। देखिए, जो आप खा रहे हैं वो आपको मालूम है कि आप क्या खा रहे हैं। सबसे अच्छा खाना क्या होता है? सबसे अच्छा खाना जो उस सीज़न में, उस क्लाइमेट में आपको मिलता हो। सपोज करो आपको कश्मीर में काजू मिल रहा है, तो काजू आपके लिए अच्छा है, पर इट्स नॉट गुड फॉर मध्य प्रदेश। ठीक है, Because that's natural to हाँ, बट हाँ, वो उस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, उस इन्वायरमेंट में जो अच्छा चीज़ है वो वहाँ मिल रहा है, और उस सीज़न को मिल रहा है। तो द बेस्ट फूड आप ये है कि उस सीज़न में, उस इन्वायरमेंट में जहाँ आप रह रहे हो, वहाँ जो मिल रहा है वो बेस्ट फूड है। ठीक है, और किसी भी फूड में सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किसी में ज़्यादा और किसी में कम। अगर आप घास भी लेंगे ना, तो उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, मात्रा केवल कम ज़्यादा होगी। ठीक, उसमें ऑयल भी मिलेगा, नमक भी मिलेगा, शुगर भी मिलेगा, आपको विटामिन भी मिलेंगे, सब कुछ, घास में भी सब कुछ मिलेगा आपको। तो कोई ऐसा नहीं, अगर आप टमाटर भी लें, विटामिन सी इज मोर, ओके, पर बाकी चीज नहीं है, ऐसा नहीं है, इट्स ऑलवेज देयर। तो आपको रेशियोज का हाँ, तो सबसे अच्छा है कि मैं विटामिन सी के लिए टोमेटो खाऊं, मैं विटामिन सी के लिए लेमन लूं। ये मुझे नहीं लगता कि ऐसे करना चाहिए, कि उसको ओवर स्कार्सिटी है वो ऐसा करे। ठीक है, अदरवाइज आप नॉर्मल फूड को खाओ। वुड यू से कि आप कहोगे कि बैलेंस डाइट? हाँ, आप, मैं जैसे अभी चल रहा है ना बैलेंस डाइट, मैं बैलेंस करूँ, मैं विटामिन के भी लेता हूँ, मैं आयरन भी ले लेता हूँ, स्पिनच लूँगा, कैल्शियम मिलेगा, ऐसे नहीं खाना चाहिए। आपको फूड जो है वो वहाँ पे, अगर स्पिनच का मौसम है तो स्पिनच लीजिए, आप बारिश में स्पिनच खाएंगे, यू विल गेट अ टाइफाइड बेबी। तो आपको जो जैसा मौसम है उसके अनुसार आप, एक तो वो मौसम के अनुसार वो जनरेट हो, इट्स नेचुरल। अगर आप गर्मी के सीजन में सेब खाएंगे, मतलब आपको वो फ्रीजर में रखा हुआ होगा ना,
और आप किसी भी चीज को कैसे भी फ्रीज में रखो, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म, लाइजनिंग तो शुरू हो ही जाएगी। आप किसी भी चीज को प्लग करो, जैसे ही वो टूटता है कोई भी चीज, आप ऊपर से जैसा भी दिखे पर अंदर तो मेटाबॉलिक क्रिया उसका स्टार्ट है। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, जिस दिन वो टूटा उस दिन से वो स्टार्ट है। बिल्कुल। तो वो आप उसको ठंडी का चीज अगर गर्मी में आप खाने जा रहे हो तो कब उसके अंदर में कितना मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, जितने भी प्रक्रिया है, केमिकल प्रक्रिया वो जारी है, लाइसिन उसको ब्रेकेज अंदर जारी है। तो आपको लग रहा है फ्रेश है पर फ्रेश नहीं हो। ठीक है। और दूसरा, आपके मौसम के अनुसार गर्मी के समय में आपको ऑलरेडी नेचर ने ऐसा बनाया ही है कि आपको गर्मी के समय वैसा फ्रूट मिलेगा जो आपके गर्मी से निदान, आपको वाटरमेलन्स मिलेंगे गर्मी में, आपको जितने भी तरह के फलदार हैं वो मिलेंगे, जूसी अपने आप नेचर देता है, आप केवल चूज करो उसको। अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है कि किस समय में कौन सा फ्रूट होता है, देन रेदर देन आप कौन सा बैलेंस डाइट खाना, उसके बजाय ये ज्ञान लो, ये ज़्यादा बेटर है कि किस सीजन में क्या होता है। ठीक है। और रहा बैलेंस डाइट खाने का कि मुझे क्या खाना चाहिए, देखिए मैं बोलता हूँ वापस नेचर को आप जाओ एक ट्राइबल को, वो कभी नहीं चुनते कि मुझे आज मशरूम, यार मेरे प्रोटीन कम है मुझे मशरूम खाना चाहिए, ऐसा वो नहीं करते हैं। एंड दे आर वेरी बैलेंस्ड। वो बैम्बू का भी सूट्स काट के खा लेते हैं। और वो नीचे हम लोग यहाँ पे फंगल एक होता है शीशम का, कटरुआ बोलते हैं उसको भी खा लेते हैं। जो समय अवेलेबल होता है उसको वो खा लेते हैं और उनका पूरा बैलेंस रहता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है टिल 80s दे वर्क इन ए फील्ड। ठीक है। तो रेदर देन आप ये जानकारी कि मुझे स्पिनच खाना चाहिए या मुझे कैरेट खाना चाहिए या मुझे, इसके बजाय उसको भूल जाओ और जो आपको अगल बगल में अच्छा चीज़ मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर कुछ स्प्रे नहीं किया हुआ है, कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये सब नहीं डाले हुए हैं, चूज इट, दैट्स द बेस्ट फूड आई थिंक। बिल्कुल। और हमने बच्चों की चूइंग के बारे में बात करी कि बच्चों के लिए चूइंग इंपॉर्टेंट है, आप बोलो कि अडल्ट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है रॉ खाना खाना, जिससे जबाड़े को एक्सरसाइज मिले? बड़ा बेसिक सा बताते हैं हम लोग में एक वो है बेसल इम्प्लांट डेंटिस्ट्री में। उस पर और भी उसको वो पहले नीव और सारे हिप रिप्लेसमेंट में वो यूज़ होता था, उसको देख के इसमें यूज़ किया गया है। और आप जैसे ही बेसल इम्प्लांट करते हैं उसके ऊपर आपको तुरंत लोड देना होता है। इफ़ यू कैन गिव अ लोड विद इन आवर, दैट्स वेरी गुड। ठीक है। विद इन बेसल इम्प्लांट थोड़ा सा समझाना हुआ क्या बेसिकली? इट्स लाइक, अच्छा ठीक है, मैं एक्चुअली ठीक है मैं समझाता हूँ। इम्प्लांट्स जो होते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ टूथ, जिसमें रूट्स जिसके नहीं हैं, ठीक है, उसको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, एंड द फिक्स टूथ बोले तो फिक्स टूथ करने के लिए इम्प्लांट्स करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इम्प्लांट्स जो होते हैं वो 2-3 तरीके के होते हैं। एक स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब कि अगर आप बेसल और कंप्रेसिव, कहने का मतलब है कि इम्प्लांट जो होता है वो बोन में फिक्स होता है। फिक्स करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है कंप्रेसिव और एक होता है बेसल। मतलब बोन को कंप्रेस करता है और इंटीग्रेट, बोन के साथ इंटीग्रेट करता है। बोन उसमें बाद में जाके उसके सारे खांचों में जाके भर जाता है और उसमें वो इंटीग्रेट कर जाता है। ठीक है, वो उसमें फंस जाता है। ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्रेसिव, क्योंकि वो कंप्रेशन, बगल के बोन को, सॉफ्ट बोन को कंप्रेशन करता है, इसलिए कंप्रेसिव बोलते हैं। और दूसरा होता है बेसल। बेसल का मतलब जो बोन स्ट्रक्चर आपका कभी डिसॉल्व नहीं होने वाला है, जो परमानेंट रहना है। जैसे जॉ का लोअर बोन, आप कितने भी बूढ़े हो जाएं आपको जॉ का रहेगा ही, बोन रहेगा, लोअर बोन आपको रहेगा। अपर का भले ही रिड्यूस हो जाए पर लोअर रहेगा ही रहेगा। इसी तरह जो भी बोन स्ट्रक्चर जो कभी नहीं जाना है उसमें उसको स्क्रू कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। वो इंटीग्रेट नहीं होता बल्कि लैक, मतलब उसमें जाके वो फंस जाता है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जब जाके फंस जाता है तो एक बोन ऑलवेज डू रीमॉडलिंग अकॉर्डिंग टू, मतलब आप वो बोन का स्ट्रक्चर चेंज होता है जैसा आप प्रेशर देते हो। अगर आप उसमें स्मॉल प्रेशर देते हो तो वो बनता है। इसको मॉडलिंग एंड रीमॉडलिंग, मॉडलिंग का मतलब जब बोन बन रहा है, और रीमॉडलिंग मतलब जैसा चेंज कर रहा है फोर्स के अनुसार। ठीक है, ठीक है। तो बोन के अंदर जब भी इम्प्लांट उसमें फिक्स होता है तो वो रीमॉडलिंग करता है अकॉर्डिंग टू फोर्स एंड अकॉर्डिंग टू इम्प्लांट का प्रेशर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही बेजल बोन लगाते हैं, मतलब बेजल इम्प्लांट लगाते हैं बोन के अंदर, प्रेशर देने के लिए बोलते हैं, माइल्ड प्रेशर,
सॉफ्ट प्रेशर, पर प्रेशर देने के लिए बोलते हैं, क्यों? क्योंकि बोन अब रीमॉडलिंग करने वाला है। ठीक है। और रीमॉडलिंग करने के लिए का मतलब है कि बोन उसके चारों तरफ या तो फॉर्म करेगा या हट के उसमें ऑस्टियोक्लास्टिक लाएगा, यानी कि उसमें से हट जाएगा बोन और इम्प्लांट को बाहर निकाल देगा। ठीक है। अच्छा। तो उसको इम्प्लांट को पकड़ने के लिए उसमें हल्का प्रेशर देते हैं। प्रेशर देते हैं तो सारे बोन उसको जाके वापस और इंटीग्रेट कर लेता है, उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ लेता है। हाँ, ठीक है। सेम ऐसा ही टूथ के साथ होता है। इट्स नेचुरल। टूथ में क्या है, बोन में वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो हैंग करता है कनेक्टिव टिश्यू, एक पेरियोडोंटल लिगामेंट्स होते हैं, मतलब एक रबर टाइप का लिगामेंट्स होता है जो दांत को सॉकेट के बीच में हैंग कराता है। तो और इसके बीच में 0.25 mm टू 0.35 mm का डिस्टेंस होता है। तो आपका जो नेचुरल टीथ है या टूथ है वो ऑलवेज मूवेबल होता है। इट इज अ हैंगिंग, थोड़ा हिलता रहता है। हाँ, इट्स नेवर फिक्स्ड, नहीं तो वो टूट जाता है इतने प्रेशर से। इट हैज टू थोड़ा हिलना। उसके अपने अपने सब फंक्शन है। तो ना वो हैंग करता है। तो जब आप प्रेशर ऐसा कुछ भी शॉक एब्जॉर्बर की तरह और साथ में मूवमेंट देता है। ठीक है, जैसे गाड़ी में सस्पेंशन होती है वैसे ही। तो अब आप जब दांत के ऊपर प्रेशर देते हैं, यानी कि कुछ भी आप बाइट लेते हैं, कुछ खाने के लिए प्रेशर देते हैं, देन द प्रेशर गोज टू द पेरियोडोंटल लिगामेंट टू द अटैचिंग बोन, कॉर्टिकल बोन। तो जितना आप उसके ऊपर प्रेशर देते जाएंगे उतना कॉर्टिकल बोन को वो पकड़ने के लिए और बनाता जाएगा और स्ट्रांग होता जाएगा। अच्छा। तो जितना आप उसको फोर्स नहीं देंगे वो ऑस्टियोक्लास्टिक में जाएगा, यानी वो बोन को उसको जरूरत नहीं है प्रेशर लोड लेने के लिए, तो बोन में ऑस्टियोपोरोसिस जैसा डेवलप होएगा। अच्छा। बोन होएगा पर उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी और वो लूज होता जाएगा। तो यानी जितना आप रॉ फूड चबा चबा के खाते हैं उतना ज़्यादा बोन की डेंसिटी हाई होगी। हम लोग के यहाँ पे ट्राइबल है थारू। जब भी कोई थारू आता है तो हम लोग देखते पूछते कहाँ से हो, क्या। तो अगर लो लैंड से तो उतना ज़्यादा वरीड नहीं होते, लेकिन अगर बहुत कम ही आते हैं पहाड़ों से, तो अगर वहाँ से आते हैं तो क्या होता है, हम लोग बहुत बार सोचने लगते हैं, एक नॉर्मल जैसे ना टूथ एक्सट्रैक्शन करना है और रूट उसकी डाइवर्जेंट है, मतलब ऐसे फैली हुई है, तो हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं कि नहीं इसको कोई भी मिड सेक्शन, कोई क्रॉस, कोई कट नहीं करना है, सीधे ऐसे एक्सपेंशन करना है, उसको बोन को एक्सपैंड करना है जर्क देके और एक्सट्रैक्ट कर लेना और हो जाएगा। बिल्कुल। थारू का जब होता है तो हम लोग पहले सोचते हैं कि एक्सपेंशन तो होएगा नहीं, बहुत कम ही होने वाला है ना, और तो इसको सेक्शन करके उसके बाद ही निकालते हैं। ठीक है। तो और इसमें तो उससे जो अनुभव मिला या कुछ ऐसा है कि जितना आप ज़्यादा च्यू करोगे आपके बोन उतना ज़्यादा डेंस हो जाएंगे। डेंस मतलब घनी हो जाएगी। घनी हो जाएगी, तगड़ी हो जाएगी। तगड़ी हो जाएगी। उसके चारों तरफ जो बोन्स के सेल्स हैं वो ओवर डेवलप करेंगे। उसके बीच में जब हम लोग एक्सरे भी लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कितना रेडियोलूसेंस, मतलब कि कितना आपका जो बोन की डेंसिटी कितनी है, तो थारू की डेंसिटी बहुत निकलती है। ठीक, जबकि वो कोई चुन चुन के स्पिनच और कैरेट और आयरन सप्लीमेंट या विटामिन डी ना विटामिन सी ऐसा कुछ नहीं खाते। वो एक नेचुरल फूड खाते हैं और उनके पास जितना हम लोगों के पास होता है उतना भी उनके पास नहीं होता है। वो चावल ही खाते हैं तो चावल ही खाते हैं कि उनके पास होता ही नहीं है। हाँ जी, है ना। तो ये समझ में आया। लेकिन दूसरा उनके पास अगर नॉनवेज भी खा रहे तो ढेर सारे मसाले नहीं होते हैं, नमक होती है, मिर्च होता है, थोड़ा धनिया और जीरा, बस यही सब होता है। एंड दे आर बहुत अच्छा हेल्थ होता है। तो उनको देख के एक चीज़ समझ में आया। दूसरा फूड हैबिट्स। मैं इधर उधर हो रहा हूँ, मैं आपको बता रहा था बेसल का जो इंटीग्रेशन होता है उसी तरीके से इसको एक दूसरे ढंग से भी समझा जा सकते हैं। आप जितना यूज़ करोगे, लेट इट बी लाइक दैट, नीम स्टिक्स आपने सुना होगा जो च्यू करते हैं। नीम स्टिक्स च्यू करते हैं, इंडिया में पहले च्यू करते थे। हाँ जी। ब्रश का काम क्या है, उसमें ब्रिसल्स होता है, फूड पार्टिकल्स जो बीच में ब्रश जो आप खाते हो दांत के बीच में जो फूड पार्टिकल्स फंस जाता है, ब्रिसल्स उसको क्लीन करता है। जैसे ब्रिसल्स चलते हैं और फूड पार्टिकल क्लीन हो जाता है, ये ब्रश का काम है। ठीक है। स्टिक का क्या काम है?
उसमें ब्रिसल्स भी आप क्रिएट करते हो, वैसा तो कोई फूड पार्टिकल बीच से वो इतना अच्छा नहीं निकाल सकता जितना अच्छा ब्रश निकाल सकता है। दिस लॉजिकल। हाँ जी, हाँ जी, जितना हाँ अच्छा जी, ब्रश निकाल सकता है उतना अच्छा एक च्यूइंग स्टिक, नीम स्टिक नहीं निकाल सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर भी पहले कहते थे कि वो ज़्यादा अच्छा होता था, पहले नीम की दातुन करते थे तो ऐसा। एक्चुअली में नीम के दातुन को पहले आपको चबाना पड़ता है उसके ब्रिसल्स बनाने के लिए। अच्छा। जब आप चबाते हैं तो दो फंक्शन होता है। एक, उसको बाइट करके आप चबाते हैं, एक हार्ड फूड का, उसको अल्ट्रा हार्ड फूड का आप उसको एक्सपीरियंस देते हैं अपने टूथ को। ठीक स्टिमुलस है, मिल गया। स्टिमुलस मिला हाँ। और बोन का ग्रोथ हुआ। दूसरा, उसमें जो है जो उसमें जो सैलिवा के साथ उसका जो जूस मिक्स होता है, इट्स नॉट ऐसा सुक्रोज या मीठा नहीं होता है, वो थोड़ा कड़वा होता है। और कड़वा होने की वजह से आपकी सेलिवेशन और इंक्रीज कर जाती है। जब कोई चीज़ मुंह में कड़वा डालेंगे आपकी सेलिवेशन और इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो जब सेलिवेशन इंक्रीज कर जाती है तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नेचुरली कम हो जाता है। दूसरा, उसका कन्वर्जन ऑफ एसिडिक फॉर्म में और कम हो जाता है। जबकि जब आप कड़वा खाएंगे तो आपको लगता है कि मुंह में एसिडिक फॉर्म ज़्यादा होगा, पर वो वैसा कड़वा नहीं है। इट्स नॉट अ नींबू का कड़वा या वैसा नहीं है, वो नीम का एक अलग ही है। उसी तरह बबूल है, नीम है। तो जब आप इसको चबाते हैं तो आप अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे कि चबाने से कुछ फ़ायदा होता है, नहीं। चबाने से सबसे बेसिक फ़ायदा होता है कि डेंटिस्ट को दांत निकालने में बहुत परेशानी हो जाती है, एक्सपेंशन नहीं होता है। तो इट्स अ गुड फॉर यू। तो अच्छा है कि अगर आपके बोन स्ट्रांग हैं, आपके टीथ जिसमें वो इंडल्ज है वो ज़्यादा अच्छा से स्ट्रांग से पकड़ा रहेगा। तो जितना आप चबा के खाएंगे उतना ज़्यादा उसमें वो बना रहेगा। बिल्कुल। एंड चबाना, और इट डजंट हैव टू मीन अगर किसी के पास नीम स्टिक्स नहीं है तो दे कैन जस्ट चू कैरेट्स, हाँ, चने, हाँ, कुछ भी चलेगा, हार्ड फूड चलता है, गन्ना भी ठीक है। कुछ भी आप जो खाते, जैसे आप गन्ना के रस पीने के बजाय अगर आप गन्ना चूसते हैं तो आप केवल रस नहीं ले रहे, आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं। हाँ जी, एक साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, है नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ये है। आप इट्स इजी। आप चलिए इस फॉर्म में बाद में आते हैं। हाँ, आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मैंने आपसे ये करना था कि एक और होता है ना कि कहते हैं कि ओरल हेल्थ हमारी है, इंग्लिश में कहते हैं योर माउथ इज़ द विंडो टू योर हेल्थ। हाँ, मतलब कि आपकी ओरल हेल्थ बहुत अच्छा आइडिया देती है, आपका मुंह का स्वाद से पता चल जाता है कि आपकी टोटल इंसान की हेल्थ कैसी है। हाँ जी, हाँ जी, वो कितना तक ट्रू है, आपको लगता है कि वो ठीक कहते हैं? हाँ, मैं आपको बड़ा लॉजिकल वे में समझाता हूँ। हाँ जी। ओरली आप जब एक डेंटिस्ट के रूप में मुंह के अंदर देखते हैं या नॉर्मल आदमी के देखते हैं, आपने सुना होगा जीभ दिखाओ। हाँ और जी, है हाँ ना, जी। जीभ दिखाओ, ओके, अधिकतर हाँ, फिजिशियन हाँ, बोलते हैं। हाँ, ठीक है, और जीभ को देख के वो क्या कर लेगा, है ना? हाँ, जीभ को देख के वो ये जान सकता है कि आपकी लीवर की पोजीशन क्या है, आपका लीवर कैसा है, आपकी हीमोग्लोबिन की कंटेंट कितनी है आपके बॉडी में। अच्छा। लगभग अप्रॉक्स वो पहुंच जाएगा। जीभ के देख के ये समझ सकता है कि आपका गट हेल्थ कैसा है, आपको डाइजेशन होता है या आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है। जीभ को और मुंह को देख के ये समझ जाएगा कि आप मुंह से सांस लेते हैं या नाक से सांस लेते हैं, यानी कि आप माउथ ब्रीदर हो या एक नॉर्मल नेसल ब्रीदर हो। जीभ को देख के ये समझ जाएगा उसको कि आप की जो बात है, जो आप स्पीच बोलते हो, वो कितना इजीली बोलते हो या टंग टाई आप बोल नहीं पाते हो, आप हकलाते हो या कुछ, उसको देख के भी वो समझ सकता है। तो माउथ को अगर आप ये कहें कि ओरल हेल्थ को देख के आप ऑल ओवर, हाँ, मैनी किडनी डिजीज भी आप जीभ से, गम्स के उससे आप समझ सकते हो कि इसको क्या है। इसकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है वो आपके माउथ को देख के आप समझ सकते हो। अच्छा, कि इसकी इम्यूनिटी कितनी है। अगर इसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो उसको ढेर सारे इन्फ्लेमेशन, मतलब कि आपको रेडनेस नज़र आएगा, आपको बहुत कुछ अलग अलग ना, किसी किसी को एनक हो रखा होगा, मतलब एक्यूट नेक्रोटाइजिंग टाइप का हो जाएगा। तो जैसे स्किन को, आँख को देख के, वैसा ओरल को भी देख के बहुत कुछ समझ सकते हो। आप उसको देख के समझ सकते हो इसकी क्लीन करने की हैबिट कैसी है ना, ये कितना मेंटेन करता है, डिसिप्लिन कितना है। डिसिप्लिन कितना है। ठीक है, और ये कितना कंसर्न्ड है अपने इसको लेके, वो माउथ को देख के आप ये से समझ सकते हो।
बिल्कुल। ठीक है, आप माउथ को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसके आने वाला इसका कार्डियो हेल्थ कैसा होने वाला है। अगर ये ऐसा ही हैबिट मेंटेन कर रहा है तो इसके क्या क्या आगे चल के प्रॉब्लम आने वाले हैं। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसा भी है जी। जो मुंह से डायरेक्टली हार्ट को रिलेट करता है, हाँ right? हाँ, है ना? स्टेप्लोकोकस उसमें यस, हाँ एक जी, है। हाँ जी। तो जब उसका बढ़ जाता है, हम लोग आएंगे उसमें। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा, आप माउथ को देख के क्या कर सकते हो, आप माउथ को आप जस्ट ओपन करता है और बहुत सारे आपको खुद ही बता देगा कि ही इज़ अ डायबिटिक और नॉट डायबिटिक, बिना उसके सवाल के वो मुंह बताएगा कि ही इज़ अ डायबिटिक और नॉट डायबिटिक। इसको कोई थायराइड या उसका कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, वो माउथ ही आपको बता देगा। उसको हेलिटोसिस, बैड ब्रेथ आएगा, कीटोएसिडोसिस, उसको किडनी के प्रॉब्लम है तो कीटो बैड ब्रेथ आएगा। और आपको महक भी अलग होगी दोनों। अच्छा। हाँ, हाँ। है ना। और कितना भी अच्छा ओरल रिंस कुछ भी करता होए, जब एक बार माउथ ओपन करेगा और उसको डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो देन द स्मेल विल कम फ्रॉम द गट, नॉट फ्रॉम द माउथ, एंड इट विल स्पीक अबाउट योर गट। आप चाहे जैसा भी ओरल रिंस किया हो। बिकॉज एक बहुत लेमन, जैसे बहुत आसान लैंग्वेज में, एक पाइप की तरह है जो कनेक्ट हाँ करता है हाँ पूरा, हाँ, है ना? तो पूरा एक ये डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कनेक्ट करता है। और सीधा सा आप ऐसा कह सकते हैं कि माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है। जब डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है तो डाइजेशन का केवल मतलब खाना पचना नहीं, डाइजेशन का मतलब ये हुआ कि इस खाने को तोड़ के उससे एनर्जी लेना, मतलब उसमें से डाइजेशन होने के पहले वो सारा प्रक्रिया में जाना, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाना, उसमें से एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करके पूरा सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूट करना, एनर्जी को गेन करना, एनर्जी को स्टोर करना, ये पूरा एक प्रोसेस हुआ डाइजेशन का। बिल्कुल। और माउथ वहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है ये चीज़। ठीक है। और ये पूरा का पूरा आपको जितने भी कैविटीज़ हैं, जैसे ना माउथ अगर बात करें तो अपर कैविटी है, कान, नाक और ये। तो अपर कैविटी में माउथ का इनटेक, जितने हमारे इंद्रिय हैं हम लोग इनटेक लेते हैं। माउथ है जो इनटेक एंड दोनों काम करता है। हाँ, माउथ, हाँ। ठीक है, आप इससे फूड इंजेस्ट भी करते हो हाँ। और बातें भी करते हो, सब कुछ करते हो, बाहर भी निकालते हो, सब कुछ है। ठीक है। ठीक है, तो जितने इनटेक वाले प्रोसेस हैं, जैसे नाक हुआ, कान हुआ, इसमें सारे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको, ओके। जो हेल्पफुल होंगे। और ये डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने का माउथ एक फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। ठीक ठीक है, है। इसके बाद ही हम लोग सेकंड स्टेप पे जाते हैं। वहाँ डाइजेशन होता है, एक स्टमक में जाता है। स्टमक का मेन पर्पस जो है वो फॉरेन बॉडी को किल करना, मेन उसका गैस्ट्रिक जूस का मेन फंक्शन है फॉरेन बॉडी को किल करना। और एक जितने भी प्रोटीन और लिपिड्स एंजाइम उसको हल्का ब्रेक करना नेक्स्ट स्टेप के लिए। डियोडिनम से होता हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ, एनल कैनाल से बाहर। और इस प्रोसेस में जो है लीवर का एक मेन फंक्शन होता है जो ये सारा चीज़ डाइजेशन गवर्न कर रहा होता है। वही जूस सेक्रेशंस, वही इनिशिएशंस वहीं पे आके आना, विटामिन के, बी, सी सारे के सारे वहीं पे आपके जो है मेटाबोलाइज होंगे और जाएंगे। तो सबसे एंड में लीवर खराब होता है। और अगर आपका लीवर में खराबी दिख रहा है, मतलब समझ लीजिए कि आपके पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम जनरेट होने, केवल लीवर में नहीं, पूरे बॉडी के सिस्टम में प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। और आजकल बहुत लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बहुत राइज पर है। तो आदमी वो केवल देखता है कि मेरा लीवर खराब है, मेरा माउथ खराब है, ऐसा कंप्लीट सिस्टम आप केवल सेपरेट करके नहीं देख सकते कि मेरा आप माउथ अगर खराब है तो इंडिकेट कर रहा है कि बाकी जगह भी आपके खराब है। बिल्कुल। उसको माउथ इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप बहुत अगर डीपली उसको देखते हैं, जानते हैं, तो आप माउथ से बहुत कुछ जान जाएंगे कि किसको कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो सही कहते हैं फिर। आगे बढ़ते हुए आपने मेंशन करा था कि गट हेल्थ, अभी सब कह रहे रखनी बहुत ज़रूरी है। तो गट हेल्थ के लिए लोग कहते हैं कि फर्मेंटेड खाने खाने चाहिए। जैसे कंबूचा एक ड्रिंक होती है जो आजकल बहुत फेमस है। आप डोसे भी बना सकते हैं फर्मेंट करके, वो भी एक तरीके का फर्मेंटेड फूड हुआ। दही भी। तो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है डाइट में ऐसे खाने इंक्लूड करना गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? देखिए, डिपेंड करता है, हर एक आदमी का अलग अलग बताया। तो
आई एम डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, ही इज़ डिफरेंट। तो डिपेंड करता है हर एक आदमी का डाइजेशन दो तीन प्रक्रिया है। इसमें जो है एक गैस्ट्रिक में जूस में एसिडिटी होती है किल करने के लिए, फिर इंजाइम्स रिलीज होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, और उसका एक्सपेल होता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप जो भी, मेरा, आपका या किसी और सज्जन का, तीनों का गट जो है वो एक जैसा नहीं होगा। किसी का डाइजेशन एंजाइम बहुत अच्छा सेक्रेट हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ही डजंट नीड अ फर्मेंटेड फूड। ठीक है, ठीक है, किसी का एंजाइम बहुत अच्छा नहीं सेक्रेट हो रहा होगा, ठीक है, उसके लिए फर्मेंटेड फूड अच्छा है, हम्म, ठीक है। किसी की एसिडिटी बहुत हो रही होगी तो उसको एसिडिक फूड अच्छा नहीं है, ठीक अच्छा, है। ठीक है, लेकिन किसी को नहीं एसिड होता होगा तो अनडाइजेस्ट फूड रह जाता होगा, तो उसके लिए एसिडिक होना ज़्यादा अच्छा है। यू कांट से कि फर्मेंटेड फूड अच्छा होता है और फर्मेंटेड फूड नहीं अच्छा होता है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपका गट कैसा है, उसके अनुसार आपको दही अच्छी होगी कि नहीं होगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ठीक है, ना। किसी के लिए दही अच्छी है और किसी के लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके हिसाब से कोई साइंस है जो लोग देख सकते हैं कि मुझे शायद ज़्यादा फर्मेंटेड फूड खाने की लोड़ है? हम्म, अगर आपका पेट आई गेस रेगुलरली ख़राब होता है, अगर आपकी, बड़ा अच्छा सा एक लॉजिकल इसमें आयुर्वेदा में है। हाँ, अगर आपका स्टूल नॉर्मल है, योर गट इज नॉर्मल। हाँ, हाँ, ये देखने का हाँ, बहुत अच्छा तरीका है हाँ, कि अगर आपका पेट बहुत अच्छा साफ होता है, योर गट इज सुपर, ठीक है। अगर आपको बार 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 आप कुछ खा रहे हो और आपको जो है तुरंत एक्सक्रीशन के लिए जाना पड़ रहा है या कुछ ऐसा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इंजाइम्स का है रिलीज वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आपको फर्मेंटेड खाना चाहिए, ठीक ठीक है। है, अगर आप कुछ खा रहे हैं और आपको एसिडिटी हो रहा है या कुछ ऐसा होता, हाइपर एसिडिटी हो रही है, आपकी लीवर फंक्शन प्रॉपर नहीं है, देन यू गो फॉर अ सॉफ्ट फूड, डोंट गो फॉर अ सलाड्स एंड फ्रूट्स एंड ऑल। रॉ ज़्यादा आप रॉ मत जाओ, पहले आप तैयारी करो रॉ खाने की। तो रॉ खाने की तैयारी करने का मतलब पहले आप गट को संभालो। आप सीधे डेड लिफ्टिंग नहीं करते हैं, पहले आप अपने मसल्स को थोड़ा बिल्कुल, करते बिल्कुल, हैं। तो बिल्कुल, आप जब भी जिम में जाएं, आपको तुरंत ही एक तरफ इधर लोड और इस तरफ लोड करके नहीं बोलते शाबाश अब उठा लो, ऐसा नहीं करते। तो उसी तरीके से आपका पहले गट को देखना है, गट कैसा है, फिर उसके अनुसार से कभी भी एक फॉलो ऑन नहीं करना चाहिए कि ये अच्छा है हमें ये करना है। पहले आप अपने गट को पहचानो, और गट को रेदर देन टेस्ट, और ये ज़रूरी नहीं है, आप फिजिकल फॉर्म में भी पहचान सकते हो अपने गट को। आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानेगा, तो बिल्कुल, उसके अनुसार खाना खाना चाहिए। फर्मेंटेड फूड उसको जिसका इंजाइम नहीं रिलीज हो रहा बहुत अच्छे से, अल्कोहलिक फूड या आयुर्वेद में आसव आसव बोलते हैं, जो फर्मेंट करके जाता है, तो उसमें एक्सट्रैक्ट फर्मेंट करते हैं, एक्सट्रैक्ट पहले ही से निकल जाता है, तो वो यू डोंट नीड मोर टू डाइजेशन, इट्स ऑलरेडी डाइजेस्टेड, ठीक है, तो आपको आसान हो जाता है डाइजेशन में। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ये है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है, हमने थोड़ा सा आपने कवर भी करा था, वो है माउथ ब्रीदिंग की। हाँ बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, मुझे खुद माउथ ब्रीदिंग की बहुत प्रॉब्लम थी, अब थोड़ी कम हो चुकी है। बट अब थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि माउथ ब्रीदिंग यानी मुंह से सांस लेना क्यों प्रॉब्लमेटिक होता है हमारे लिए? देखिए, किसी भी चीज़ का कोई रीज़न होता है। माउथ ब्रीदिंग अगर आदमी कर रहा है या कुछ, तो उसके पीछे इसका मतलब है कि वो नाक से नहीं सांस ले पा रहा है। बिल्कुल, एक तो ये होगा कि उसको कोई मैकेनिकल ब्लॉकेज है, बिल्कुल, कहीं पे कुछ बंद है, बिल्कुल, इसलिए नहीं ले पा रहा है, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा, उसको आदत है, सब कुछ सही है और आदत है, हम्म, ठीक है। ठीक है, तो ये भी एक माउथ ब्रीदिंग का है, ठीक है, ठीक ठीक है। है, अब ये है कि माउथ ब्रीदिंग करने से और नेसल पैसेज और कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, ये आप बहुत आसान से समझ सकते हो। थ्रोट में आपको प्रॉब्लम है, बार बार टॉन्सिलाइटिस होती है, यहाँ पे कोई मस्सा निकल आया, एडेनॉइड्स हैं, या फिर कोई भी चीज़ पॉलिप टाइप का बना हुआ है, कुछ मस्सा सा फूल गया है जो नाक को, साइनस की प्रॉब्लम है, जब आप नाक सांस ले रहे हैं और इधर से आपको हैवीनेस लग रहा है, तो आपको मजबूरी में मुंह से सांस लेना पड़ जाता है। ठीक है, ठीक है, और एक हैबिचुअल होता है कि आप सो रहे हैं, आपको आदत है, आप मुंह खोल के सोते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है,
तो दोनों कंडीशन में जब आप रात में ऐसा कुछ होता है, आप स्नोरिंग कर रहे हैं या फिर आपको ये है, तो एक तो आपका हेल्थ बताता है। अगर आप स्नोर कर रहे हो या माउथ ब्रीथ कर रहे हो तो आप यू आर नॉट इन अ गुड हेल्थ, ये आपको बता रहा है, इट्स इंडिकेट कर रहा है यू आर नॉट इन अ गुड खराटे हेल्थ। मारना हाँ, रात को। यू आर नॉट इन अ गुड हेल्थ। ठीक है, तो इसको जो है माउथ के साथ क्या रिलेशन है, जब आप मुंह से सांस लेंगे, कुछ भी लेंगे, वो ड्राई करेगा, उतने सुखाएगा। एरिए को सुखा देगा। जब सुखा देगा तो वहाँ पे जो थूक है, थूक का काम कर लुब्रिकेट करना, वो काम हैम्पर कर देगा, वो लुब्रिकेट नहीं करने देगा। तो जब लुब्रिकेट नहीं करेगा तो वहाँ बैक्टीरिया का ग्रोथ भी ज़्यादा होगा, पेलिकल्स वहाँ जम जाएंगे, बनेगा जिंजाइवा के चारों तरफ पेलिकल जमेंगे, उसके ऊपर बायोफिल्म बनेगा, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करेगा, और दांत के नेक से जो जिंजाइवा और इसके बीच का जो नेक है वहाँ पे वो अटैक करेगा, क्योंकि वहीं पे पेलिकल जमेगा, और उस जगह पे पूरा इरोड, मतलब वो उसको एक तरीके से गला देगा, यूं कहिए, उस जगह से हटा देगा, और लेटर ऑन उसमें फिर केरीज बन जाएंगे और फिर ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया कि प्रॉब्लम क्या है और उससे होता क्या है। अब इसको ठीक कैसे करते हैं? ठीक है, हाँ जी। ठीक है, प्रॉब्लम को हटाने से ठीक हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा। प्रॉब्लम को हटाइएगा और वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिहेवियर, अगर आपको प्रॉब्लम है तो बिहेवियर सुधार लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। दूसरा है कि मुझे क्या सर्जिकल जाना चाहिए या नॉन सर्जिकल जाना चाहिए? मैं प्रेफर करूंगा कि नॉन सर्जिकल में अगर आपका ठीक हो जाता है तो क्यों सर्जरी जाना चाहते हैं? बिल्कुल। ठीक, नहीं होगा तो सर्जरी करा लीजिए। ठीक, बिल्कुल। तो नॉन सर्जिकल में कैसे, जैसे आयुर्वेद में अगर आप जाओगे तो ये से योगा, आप नाम योगा बोले चाहे आप कोई सी भी भाषा में, अगर आपको नेजल का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नेजल से ब्रीदिंग शुरू कीजिए, मुंह शट, माउथ क्लोज कीजिए, नेसल से ब्रीदिंग कीजिए। ठीक है, मुझे ब्रीद ही नहीं हो पा रही तो मैं कैसे ब्रीथ करूं? तो योगा के डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं जिसमें फोर्स्ड ब्रीदिंग कराते हैं, ओके, और साइक्लिक ब्रीदिंग कराते हैं, जैसे इधर से लीजिए, इधर से छोड़िए, इधर से लीजिए, इधर से छोड़िए, उसके बाद उसको हैबिट फॉर्मेशन पता है तो सीधे आप जिम लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। यू हैव, आपको एक टेक्निक है, उस टेक्निक को फॉलो करना होगा, और स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, फिर आप नॉर्मल ब्रीदिंग में जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे साइनस का प्रॉब्लम है या आपको कोई पॉलिप बना है वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो इसका स्टेप्स है, स्टेप्स को फॉलो करेंगे और तो आपको चला जाएगा। तो कोई भी अगर साइनस की भी प्रॉब्लम है या उसमें भी आयुर्वेदा में नीति युति क्रिया होता है, एलोपैथिक में भी अंदर बैलूनिंग करते हैं, उसका ढेर सारे हैं जो नॉन सर्जिकल्स हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट आपको सर्जिकल में जाना इजी वे है, तुरंत हो जाता है, पर अगर आप हैबिचुअल हैं तो वो फिर से इरप्ट होगा नहीं। हैबिट तो रहेगी ना। हाँ, अगर आपको किसी चीज़ हैबिट की वजह से आपको वो प्रॉब्लम डेवलप हुई है, अगर साइनस, और आप हैबिट नहीं ब्रेक कर रहे हो तो आप ऑपरेट कराओ, वो फिर होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप वो हैबिट को रिवर्स कर दो तो जो आपको प्रॉब्लम आई है वो ठीक हो जाएगा, परमानेंट ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पहले अपने हैबिट को योगा के थ्रू रिवर्स करने की कोशिश कीजिए, वो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अगर आपको नहीं होता देन यू गो फॉर अ सर्जरी। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो एक और क्वेश्चन था, क्या बच्चों के अंदर माउथ ब्रीदिंग से दांत की डेवलपमेंट खराब हो सकती है? हाँ, टेढ़े दांत सेम, हो सकते हैं? हाँ जरूर होंगे। सबसे पहला है कि जब वो माउथ ब्रीथ करेगा तो जैसा पता है ऊपर का वो पूरा पेलिकल्स वहाँ पे सूख जाएगा, पेलिकल्स जम जाएंगे, यानी कि एक थूक जम जाएगा, यूं कहिए हिंदी में, उसके ऊपर थूक का एक लेयर जम जाएगा, बन जाएगा, और उस थूक के नीचे बैक्टीरिया जमेगा, और वो सारे आगे के दांत को आपको समय से पहले केरीज लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है, समय से पहले केरीज लग जाएंगे तो उसके पहले ही वो दांत या तो आपको एक्सट्रैक्ट कराना पड़ेगा उसके दर्द की वजह से, या उसी तरह छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे का दांत का जो भी डेसिडियस टूथ हो या मिल्क टूथ होता है, वो आपके जो मैक्सिला है या मैंडिबल है, जो ऊपर का जॉ है, जो नीचे का जॉ है, उसको एक पाथ देता है कैसे फॉर्म हो रहा है, कितना बढ़ेगा। अगर वो आपको समय से पहले निकल जाए तो वो जो नेक्स्ट टूथ है, जो परमानेंट टूथ है, उसका वो पाथ डाइवर्जन हो जाता है।
ठीक, एक तो ये बंद हो जाता है तो हार्ड हो जाता है, दूसरा वो उसका पाथ, उसके रूट को फॉलो करता है, जो दूसरा दांत आ रहा है वो उसके रूट को फॉलो करता है, और समय से पहले निकल गया तो उसको रूट फॉलो करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो वो इधर उधर निकल सकता है। मैक्सिमम ऐसे होते हैं कि जब आपको समय से पहले अगर दूध का दांत निकल गया तो जो परमानेंट टूथ है वो उस पोजीशन पे आने के चांसेस बहुत कम, नहीं तो कम तो हो ही जाते हैं, ठीक तो इधर उधर डाइवर्ट कर जाता है। तो समय से पहले अगर आप माउथ ब्रीदर बच्चा है या कुछ ऐसा है तो उसको एक छोटा सा स्टेप है, उसको करवट बोलते हैं, मतलब आप उसको फ्लैट ऐसे पीठ के बल सुलाने के बजाय करवट सुलाएं, उससे उसकी माउथ ब्रीदिंग की बहुत सारी हैबिट रुक जाती है। तो अगर जैसे ये अडल्ट्स के लिए भी हाँ, चलेगा? एडल्ट्स के लिए भी। अगर आप हाँ, सीधा अगर आप लेट रहे हैं तो सीधा of लेट रहे course, हैं हाँ, उसके आसान होता हाँ, है, mouth breathe सीधा करना। लेटना हाँ, माउथ ब्रीदर के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि वो इजी, ये पूरा जो पैसेज है वो क्लियर होता है, हाँ, बहुत आराम से ले रहा होता है। जब वो करवट लेके लेटता है उसको थोड़ा सा परेशानी होती है, पर उससे उसकी माउथ ब्रीदिंग की बहुत सारी समस्या सुलझ सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमने माउथ ब्रीदिंग का जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो जी। बहुत ज़रूरी है और हमारे यहाँ पलिया किलान में काफ़ी प्रॉब्लम है, वो है अल्कोहल यानी शराब और सिगरेट, तंबाकू, ये सब चबाना। ये हमारे हेल्थ, मुंह को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, क्यों ये चीज़ें हमें डैमेज करती हैं, आप थोड़ा समझा सकते हैं? एक्चुअली आदमी कोई भी निकोटीन, टोबैको या कुछ भी लेता है, वो उस समय जो है वो अपनी टायर्डनेस को हटाने के लिए या हाई करने के लिए वो लेता है, ये बिट नेचुरल है, ठीक है, और एक बार मज़ा आए तो बार बार करता है। हाँ जी। ठीक, तो इसमें छोड़ना और कैसे छोड़ना उसको वो ज़्यादा बेहतर समझ सकता है कि कैसे छोड़ना चाहिए और क्यों छोड़ना चाहिए। अगर माउथ ब्रीदिंग मतलब आप ऐसा समझो कि आपको टायर्डनेस हो रही है और आप टायर्डनेस को आसान तरीके से ब्रेक करना चाहते हो, आप एक टोबैको का कोई भी फॉर्म ले लेते हो तो आपको थोड़ी समय के लिए आपको टायर्डनेस चली जाती है, आपका जो पीछे एनर्जी स्टोर है उसको रिलीज बॉडी तुरंत करती है माइंड को, और उसको आप रिलीज और आपको अच्छा लगने लगता है, बिल्कुल। आप इसीलिए यूज़ करते हो। और निकोटीन एक मेजर पार्ट है जो इसमें यूज़ होता है। तो निकोटीन आदमी नहीं लेना छोड़ता है अक्सर, और उसके अलग अलग फॉर्म ढूंढता है, जैसे स्मोकलेस सिगरेट हाँ जी। या निकोटीन विद च्यूइंग गम। हाँ जी। तो ये सब मतलब वो निकोटीन नहीं छोड़ना चाह रहा है क्योंकि उसका मज़ा जो आ रहा है उसको वो नहीं छोड़ना चाह रहा है। हाँ जी। हाँ, वो अपने हेल्थ को लेके लेकिन कंसर्न है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो इतना तो है कि हेल्थ को लेके कंसर्न है हाँ। और वो सारे कुछ कंसर्न है। तो इसको अगर कोई भी आदमी निकोटीन लेता है और विथ है स्मोक या कुछ ऐसा करता है तो क्या होता है मुंह के अंदर, क्या होता है कि जो मुंह में अगर मान लीजिए तंबाकू ले रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो होता क्या है, तो तंबाकू में जो भी गुटखा या कुछ ऐसा बना होता है उसमें 3 प्रोडक्ट्स होते हैं मेनली। उसमें एक होता है बीटल नट यानी सुपारी, ठीक है। दूसरा होता है कत्था, और तीसरा होता है तंबाकू। ठीक है। ये मेन इंग्रेडिएंट, उसके ऊपर पेपरमिंट मिलाया होता है उसमें ज़्यादा अच्छा स्मेल आने के लिए, कोई इसी में लौंग मिलाया होता है। ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है पर एक्चुअली में जो होता है वो बीटल नट का सबसे ख़राब वैरायटी उसमें यूज़ किया जाता है। अच्छा। जो फेंक देने के कारण, क्योंकि आपको उतने कम पैसे में आपको बीटल नट ऐसे ही नहीं मिलेगा, तो वो सबसे ख़राब वैरायटी यूज़ किया जाता है। कत्था जितनी प्राइस है, अगर आप मार्केट में कत्था को देखने जाओ तो आप सोचोगे कि इसमें कैसे कत्था मिला सकते हैं, दे यूज़ गैब्रिल रेदर देन कत्था। कत्था एक बहुत अच्छा चीज़ है माउथ जो म्यूकस को हील करने के लिए, ओके। ठीक है, पर उसके जगह यूज़ होता है गैब्रिल। ओके। ठीक। ओके। अगर आप पान का पत्ता खाएंगे, मैं किसी चीज़ को बुरा और अच्छा नहीं बोलता हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ को बात करता हूँ। अगर आप पान का पत्ता खाएंगे उससे अच्छा विटामिन ए का कोई स्रोत नहीं है। इसको तांबुल बोलते हैं आयुर्वेद में, ठीक, और तांबुल यूज़ किया जाता है अपने थ्रोट को क्लियर करने में, वॉइस को इम्प्रूव करने में।
ठीक है। ठीक है। जो निकोटीन है ये नहीं यूज़ किया जाता है तांबुल में। ओके। ठीक है। ओके। निकोटीन जो है इसके दूसरे यूज़ थे और उसको मिसयूज़ किया जाता है अब पान में। ठीक है। मुगल जब से आए तब से निकोटीन यूज़ करने लगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब निकोटीन का जो हिस्सा है जब आप उसको जानेंगे तो कैसे ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि पान का छोटा वर्जन तंबाकू का फाड़ के आप पुड़िया और आप इसको खा लीजिए। कहीं भी आप इसको स्पिट ऑन, आपको वेट नहीं करना है कि बैठ के कोई पान बना रहा है। आप 10-12 पान आप कैरी करने में दिक्कत होगा, आप ढेर सारे गुटखा का पुड़िया पॉकेट में रखिए, लेके चले जाइए, कितना आसान हो गया। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन और सस्ता भी। सस्ता क्यों? क्योंकि वो बनाई है घटिया सुपारी से और गैब्रिल से, और बहुत ही घटिया किस्म के तंबाकू का जो रॉ प्रोडक्ट का उसका यूज़ किया जाता है। ये एक्शन में ऐसा आता है कि सुपारी जो है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को छीलता है, उसका काम है छीलना, उसको छीलता है। छीलने के बाद जो तंबाकू है उसके अंदर पिर्स करता है। तंबाकू जो है निकोटीन उसके अंदर पिर्स करता है और वो ब्लड में जाती है और आप हाई फील करते हो। ठीक है। ठीक है। तो सुपारी, केवल अगर आप प्लेन सुपारी भी खा रहे हैं तो वो क्या काम कर रहा है, वो पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन को छील रहा है। ठीक। शरीर अपने आप से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है और तुरंत दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन बना देती है, पीछे से बना लेती है। आप उसको बार बार छीलिए, वो बार बार बनाने की कोशिश करती है। जब वो नहीं बना पाती है फिर प्रोटेक्टिव जोन स्टार्ट करती है, यानी कि जब आप कोई किले को नहीं बचा पाते हैं तो आप सामने के गेट को तोड़ देते हैं, ताकि पूरा ध्वस्त कर देते हैं ताकि कोई घुस ना पाए, हम इधर से ना जा पाए तो उधर से कोई ना आ पाए। तो क्या करती है, वो सामने के अपने टिश्यू को डेड कर देती है। ओके। और डेड जो करती है, जिसको आप लिकोप्लेकिया बोलते हैं सफ़ेद कलर में, ठीक तो है। वो सामने का टिश्यू डेड हो चुका है। ठीक है। और वो क्या बचा रही है, अपने पीछे के टिश्यू को बचा रही है, जिसकी वजह से सामने को डेड कर रही है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद भी अगर आप सुपारी से उसको काट रहे हैं या किसी चीज़ से, अल्कोहल से उसको पेनिट्रेट कर रहे हैं, सिगरेट से पेनिट्रेट कर रहे हैं, और पेनिट्रेट करने के बाद आप उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं, देन इट कन्वर्ट्स। जब वो नहीं संभाल पाती, वो बार बार उसको जो है वो बनाने की कोशिश करती है, ये करती है, करते करते वो कन्वर्ट नहीं, उसको नहीं बचा पाती, तो फिर वो कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ठीक। तो अगर आप खा रहे हैं और आपके कितना लेयर डिस्टर्ब है, अगर आप उसको छोड़ दिए तो वो अपने आप ठीक कर लेगी। यू डोंट नीड एनी मेडिसिन, बस छोड़िए आप उसको। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और नुकसान कैसे कैसे करता है वही पता है आपका। सबसे पहला, अगर आप पान का पत्ती और कत्था केवल खा रहे हैं, इट्स अ गुड, बैड नहीं है, इट्स अ गुड। ठीक है। पर आप पान की पत्ती और कत्था खा रहे हैं, दोनों का एक विटामिन के सोर्स है पान, और कत्था आपका बहुत ही अच्छा माउथ हीलर है। ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें सुपारी ऐड कर रहे हैं तो आप स्क्रैच कर रहे हैं, और तंबाकू ऐड कर रहे हैं तो और अच्छे से आप कर रहे हैं। ठीक है। ओके। ओके। तो जब आप सुपारी उसमें ऐड करेंगे तो पूरा खरोच डालेगा और तंबाकू उसके अंदर पेंट्रेट करेगा। उसी तरह अगर आप सुरती लेते हैं तो उसमें जो आप चूना मिलाते हैं वो काटने का काम करता है और निकोटीन अंदर जाने का काम करता है। तो जब जब बॉडी उसको हील करने की कोशिश करती है, उसको ठीक करने की कोशिश करती है, आप उसको काट देते हैं, बार बार लेते हैं और बार बार काटते हैं, और बार बार वहाँ पर वो हील करने की कोशिश जब नहीं कर पाती है तो वो अपने आप को, उस पोजीशन को वो डेड कर देती है। डेड करके बचाने की कोशिश करती है पीछे वाले को। एंड पहले वो आपको सफ़ेद दिखता है, बाद में हार्ड दिखता है, और जब अंदर पेनिट्रेट कर जाता है देन बॉडी सरेंडर्स। ऑफ कोर्स। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो और अलग अलग बहुत सारे कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब मैं तो बस 6 महीने से ही खा रहा हूँ, देखो क्या हो गया। वो तो 10 साल से खा रहा, उसको कुछ नहीं हुआ। ये भी एक ही होता है कि मैं तो कुछ नहीं किया था यार, बस सुपारी ही खा रहा था मैं, और बस 6 महीने से ही मैंने खाया, ये तो कैंसर हो गया मुझे। कैसे? मैंने कौन सा पाप किया? वो तो 10 साल से खा रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ। बॉडी इज डिफरेंट, रिएक्शन इज डिफरेंट। आपका बॉडी उस चीज को नहीं सस्टेन कर सकता, तो वो जल्दी रिएक्ट कर गया।
तो अब ये बात पे नहीं कह सकते कि कई कई लोग कहते हैं ना वो 100 साल के थे मेरे दादाजी, पर वो रोज सिगरेट पीते थे, इसलिए अब मैं भी पीऊंगा। हाँ, पर उसकी उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उनका रेजिस्टेंस दूसरा था। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, आपका रेजिस्टेंस, वो उनका जब उनका जीन के अंदर जो और जो मटेरियल जिसके साथ वो घर बना था, जिनकी बॉडी बनी थी, वो मटेरियल के साथ आपका घर नहीं बना हो या आपका बॉडी नहीं बना हो, तो आपके दादाजी 100 साल सस्टेन कर गए, है ना। और किस प्रॉब्लम को लेके सस्टेन किए ये आपको भी नहीं मालूम, कि वो खांस के सस्टेन किए या बिना खांस से सस्टेन किए, है ना। तो ये है। और दूसरा, अगर आप मेंटली बूस्टअप होना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, क्रियाएं हैं, सब कुछ है। दूसरा एक सबसे अच्छा है, जब आप शरीर को पहली बार आप सिगरेट लेते हो, पान लेते हो, गुटखा लेते हो और ड्रिंक्स लेते हो, कुछ भी लेते हो, एनीथिंग, आपको बड़ा अजीब सा लगता है। पहली बार जब आप लेते हो आपको बहुत अजीब लगता है, आप लेना नहीं चाहते हो, लेकिन आप इस होप में लेते हो कि इसका अलग ही कुछ मजा आता होगा, बाकी सबको इतना अच्छा लगता है, हाँ, तो मुझे भी लगेगा। और उसके बाद आप जबरदस्ती डालते हो, तो आप समझ लो कि आप जबरदस्ती कर रहे हो शरीर के साथ, शरीर नहीं चाह रहा है। आप कुछ एप्पल खाओ, आपका शरीर कभी नहीं बोलेगा कि ये ठीक नहीं है मत खाओ, उसको मजा आएगा। लेकिन जब आप कुछ भी ऐसा लोगे तो आपके शरीर खुद ही पहली बार बोलेगा कि यार इसको न लो, बिल्कुल। लेकिन आप इंजेस्ट करते हो, बिल्कुल, और जबरदस्ती करते हो इसी होप में कि कुछ अलग मजा आएगा, है ना। तो यही है कि शरीर के साथ आप जबरदस्ती करो उसको। आप अगर आपको लगता है ऐसा, तो एक बार छोड़ के देखो, आपको 6-7 दिन तकलीफ होगी। अल्टरनेटिव मत ढूंढना कि मैं च्युइंगम में निकोटीन लूंगा और उसमें लूंगा, ठीक ना, अल्टरनेटिव नहीं ढूंढना। अगर तो बिना अल्टरनेटिव ढूंढे कुछ ऐसा करो आप, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। विल पावर बनानी पड़ेगी थोड़ी सी लोगों को, विल पावर इसे कहते हैं। हाँ, डिपेंड करता है, जैसे आदमी के ऊपर डिपेंड करता है ना, वैसे मनन दिमाग का भी अलग अलग होता है। कोई आदमी को जो है विल पावर बनाता है कि मुझे लेना है यार आज और कोई बनाता है मुझे छोड़ना है आज। तो इट्स, अगर आप छोड़ते हैं तो उसका, देखिए, जिंदा तो श्री राम जी भी नहीं रहे, बिल्कुल, है ना, लेकिन कैसे हेल्दी जीना है, मतलब 80 साल में भी आप काम कर ले रहे, तो इससे अच्छा कुछ नहीं। और 60 साल में आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाइए, परिवार वाले आपको लेके हॉस्पिटल दौड़े, और आपका कितना भी कोई भी परिवार करेगा, सारे जितने भी दवाइयाँ हो तो आप ही के ऊपर ही यूज़ होगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल अच्छे स्वस्थ, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खाएंगे पिएंगे तो बड़ा लंबा जिएंगे या छोटा जिएंगे, लेकिन स्वस्थ जिएंगे ये तय है। बिल्कुल, और यही ज़रूरी है। हाँ। अच्छा, अब हमने बात करी थी तंबाकू की, तो हमने अच्छे से कर ली। अल्कोहल भी क्या ऐसे ही इसी तरह इसी मैकेनिज्म से डैमेज करता है मुंह को, या अल्कोहल में कुछ और? बताया, लीवर जो है हमारा सबसे सारा कुछ कन्वर्जन करता है, सब कुछ करता है, और ये बहुत ही, ऐसा कहे कि बहुत ही रोबस्ट चीज़ है, ठीक है। अल्कोहल जाके कन्वर्जन लीवर में होता है, तो वो जो खराब होने का लीवर का, वो ठीक बहुत जल्दी होता है। तो जितना अल्कोहल खराब करता है उससे कई गुना ज़्यादा निकोटीन करता है, क्योंकि लीवर अपने आप को ठीक बहुत जल्दी कर लेता है। ठीक, इसलिए नहीं कि वो अल्कोहल खराब उतना नहीं करता, अल्कोहल खराब करता है, लेकिन लीवर अपने आप को करेक्ट बहुत फास्ट कर लेता है। ठीक है। और अगर आप अगर आप अल्कोहल के आदी हैं या कुछ हैं, फैटी लीवर है, कुछ भी है, अगर आप छोड़ते हैं तो देखेंगे जितना जल्दी वो ठीक हो सकता है उतना कोई दूसरा ऑर्गन जल्दी ठीक ही नहीं होता, वो इतना फास्ट अपने आप को करेक्ट करता है। तो अल्कोहल का जितना मात्रा में हानि पहुंचता है, तो यूं कह लीजिए कि ज़्यादा पहुंचता है, लेकिन दिखता नहीं है। अच्छा, किसी भी तरीके से आप जो दूसरा निकोटीन फॉर्म में है, जो आप लेते हो, कोई भी निकोटीन का जो लेता है, चाहे स्मोक से, चाहे तंबाकू खाने से, इसका जो डैमेज होता है, जो लंग्स, तो सबसे ज़्यादा स्मोक से सबसे वो इरिवर्सिबल कम है। इरिवर्सिबल सारे होते हैं, सब अपने आप को इरिवर्स करना चाहते हैं, लेकिन लंग्स अपने आप को बहुत जल्दी, प्राणायाम मतलब प्राण इसी से जाता है ना पूरे बॉडी को, तो इरिवर्स बहुत
जल्दी नहीं कर पाता, माउथ भी लंग्स से जल्दी ई रिवर्स करता है। तो अगर आपका माउथ में अगर स्मोकिंग कर रहे हो और माउथ में आपको दिक्कत है, आप कभी भी एक्सरे करवा लो, आपको बहुत अच्छा अच्छा कैल्सिफिकेशन ऑफ लंग्स के दिखेंगे, ब्रोंकियल्स के। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अल्कोहल कोई अच्छा नहीं है, पर आप इसमें वो देखेंगे अगर दूसरे फॉर्म में, तो इसका फॉर्म है, अल्कोहल के फॉर्म्स हैं। इसमें डाइजेशन, जैसे आसो बताया, ये भी अल्कोहल ही है, पर आप लेते हैं 30 ml, ठीक है, फर्मेंटेड। इसको अगर आप 100 ml लेंगे तो आपको नशा करेगा। ओके 30 ml डाइजेशन इंप्रूव करेगा। तो अगर आप अल्कोहल को आपको तंबाकू किसी फॉर्म में डाइजेशन नहीं इंप्रूव करने वाला, आपको किसी सिगरेट आपको कहीं से भी डाइजेशन या कुछ भी आपको अच्छा नहीं करने वाला, पर अल्कोहल आप छोटा फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो ये आपके डाइजेशन को, अगर आपका एंजाइम अच्छा नहीं रिलीज हो रहा है तो रिलीज कराता है। अच्छा, तो अल्कोहल की मात्रा आप कितनी ले रहे हैं और आप रेगुलर ले रहे हैं कि एज अ मेडिसिन ले रहे हैं, तो अल्कोहल इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक। और निकोटीन और वो डिफरेंट थिंग है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप अल्कोहल लो, पर अल्कोहल के जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो उसके बैड इफेक्ट्स हैं, वो उतने नहीं हैं जितने निकोटीन्स के हैं। ठीक है, निकोटीन इज मच मोर। ठीक है। और ये कहते हैं कि इट्स नॉट जस्ट एनी टाइप ऑफ स्मोक, किसी भी तरह का धुआं लेना, इट्स ऑल्सो हार्मफुल, सेम थिंग, लाइक वो भी आपको उतना ही लाइक बेहद उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, पर जैसे अगर आप आग या प्लास्टिक का जलता धुआं भी ले रहे हैं, किसी और चीज़ का धुआं भी ले रहे हैं, सेकंड हैंड स्मोक ले रहे हैं, कोई और सिगरेट पी रहा है, आप उसका धुआं ले रहे हैं, वो भी आपको डैमेज करेगा, राइट? वो तो आप जब भी इंजेस्ट करेंगे तो वो जाके कुछ तो करेगा ही शरीर में, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो आप या तो किसी भी तरीके का धुआं ले रहे हैं, एक ध्रुम भी दिया जाता है। देखिए बहुत सारे, हर एक चीज़ का ना अच्छा और बुरा दोनों होता है। आयुर्वेद में मेडिकेशन पैसेज, मतलब जो क्लोज टू है, जैसे सपोज करो अपर पार्ट को अगर ठीक करना है या कुछ, तो नेजल से ध्रुम भी देते हैं। बट तो आप कहेंगे अच्छा धुआं लेने से तो खराब होता थी, धुआं क्यों देते हैं, है ना। तो दैट्स अ मेडिकेटेड, उसको मेडिसिन को वो एक तरीके का वेक्टर बोलते हैं बहुत सारे जब, जो लेके जाता है। तो धुएं से मेडिसिन को पहुंचाया जाता है टू द लंग्स। तो देखिए वहां पे धुएं को अच्छा यूज कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे हम निकोटीन से और सारे जितने भी पोल्यूटेंट है उससे धुएं को ले जाते बैड। तो आप जैसे ये नहीं कह सकते कि धुआं लंग्स के लिए खराब है। कौन सा धुआं आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, ये आप देखोगे तो बड़ा अजीब सा नहीं सीन है कि आयुर्वेद में धुआं यूज किया जा रहा है मेडिसिन को पहुंचाने के लिए, और यहाँ हम धुएं से पोल्यूशन पहुंचा रहे हैं अपने लंग्स को। तो आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, एनीथिंग। आप जहर भी है तो उसको आपको यूज आता है तो इट्स गुड, नहीं आता इट्स बैड। तो आप कॉन्टेक्स्ट हाँ होना उसका जरूरी है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं गम्स की, मसूड़ों की। मसूड़ों की मसाज करनी चाहिए, इसका कोई फ़ायदा है? बहुत लोग कहते थे कि मसूड़ों की मसाज करने से ब्लड फ्लो बढ़ता है। हाँ, किसी भी जगह की अगर आप मसाज करोगे तो वहाँ ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा। हाँ जी, मसूड़ा भी ऐसे ही है। एक अभी आप ऑयल सिपिंग सुन रहे होंगे। हाँ, ऑयल पुलिंग, जैसे हाँ, ऑयल पुलिंग करते हैं। गंड्यूस बोलते हैं इसको आयुर्वेद में, बहुत पहले 5,000 साल पहले से इसको होता है। तो वो पर्सन टू पर्सन है। जैसे अब ये कमर्शलाइज कर दिया गया है, ऑयल पुलिंग। हर कोई ऑयल पुलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ये। तो एक्चुअली एक चीज़ तो है कि आपको जो ये कहते हैं ना कि इसको करने से कोई नुकसान नहीं होता है, ये बेवकूफ़ी है। आप नमक भी ज़्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा। ठीक है। तो ऑयल पुलिंग जिसको बोलते हैं या गंड्यूस बोलते हैं आयुर्वेद में, इसमें कैसे कैसे क्या क्या इसमें जैसे करते हैं। उसमें ऑयल मसाज भी एक चीज़ है, ऑयल पुलिंग है। क्वाला या कुल्ला, लोकल लैंग्वेज में कुल्ला क्वाला भी अलग है। दातून या टूथ ब्रशिंग ये एक अलग चीज़ है उसमें। तो उसी तरीके से ऑयल मसाज है जो अभी बात कर रहे थे, या नॉर्मल फिंगर मसाज भी है। जब आप कहीं भी मसाज करेंगे तो वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है। और ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है तो ब्लड क्या है, इट्स अ कैरियर।
इट्स जस्ट अ कैरियर। वो आपके सारे न्यूट्रिशंस हीमोग्लोबिन को कैरी करके टिश्यू तक पहुंचाता है और टिश्यू के खराब न्यूट्रिशंस या जो भी उसके एक्सट्रैक्ट हैं उसको वापस लेके चला जाता है। यही ब्लड का काम है। ठीक है। ठीक है। तो जब आप मसाज या कुछ करते हैं तो ब्लड फ्लो वहाँ इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब क्या है, वो न्यूट्रिशन पहुंचा रहा है और आपके बैड चीज को लेके जा रहा है। बिल्कुल। और थोड़ा फास्ट वे में जब आप उसको कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट वे में। अब आप उसके साथ में कुछ पहुंचाना चाहते हैं, ठीक, तो आप अगर ऑयल के साथ में उसको मसाज कर रहे हैं तो स्निग्ध कर रहे हैं। स्निग्ध करने का मतलब ये वो लुब्रिकेट कर रहे हैं गम्स को। तो अगर आपका गम्स सूखा रहता है, जैसे माउथ ब्रीदर का सूखा रहता है या कुछ ऐसा रहता है, तो आप उसको मसाज कीजिएगा तो वो थोड़ा ऑयली होएगा, फील टच आएगा और वो अपने आप को रिजुवनेट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। अगर आप उसको सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो जो सोडियम क्लोराइड का काम है वो पुल करेगा, अंदर की चीज को बाहर पुल करेगा और फिर से बाहर की तरफ जो है वो टेक्सचर लेके आएगा और सारा कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी करेगा, सूजन भी कम करेगा। आप बोल रहे थे ब्लड का और ये सब, वो कम करेगा। बैक्टीरिया का जो लोड है उसको भी कम करेगा। नमक से, नमक से, केवल प्लेन नमक से। अगर आप हल्दी उसमें ऐड कर दिए, टर्मरिक ऐड किए, तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल तीनों वर्क करेगा। ठीक है। तो अगर किसी को पायरिया, जिसको बोलते हैं पायर हो, या जिसको बोलते हैं, जिसको आम भाषा में पायरिया, ब्लड आना या मसूड़े आना, तो उसके पीछे रीजंस होते हैं। ठीक है। हमेशा वहाँ पे कोई ग्रोथ होगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, जो कैलकुलस या प्लाक या किसी चीज़ के नीचे ग्रोथ होगा, जिसकी वजह से जो पेरोडोंटल पॉकेट है, यानी जो उसके चारों तरफ जो गम्स ने घेर रखा है, उसके बीच में ग्रोथ होएगा। उसके वजह से बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी तो ब्लड का फ्लो बढ़ाएगी, उसे अटैक करने के लिए सारे इम्यून सिस्टम को रिलीज करेगी। तो वहाँ पे वो स्वेल हो जाता है। स्वेल हो जाता है तो आपको लगता है कि मसूड़ा सूज गया है, पायरिया हो गया है। एक्चुअली आप स्वेलिंग को पायरिया बोलते हैं। पायरिया जो अंदर जिस वजह से स्वेलिंग हुई है वो है। ओके। ठीक है। तो आप ऊपर से केवल मसाज करेंगे या तो स्वेलिंग सबसाइड करेंगे। आप जो सब्जेक्ट है जिसके वजह से स्वेलिंग हुई उसको आप नहीं हटा रहे। ठीक है। तो हटाने के लिए तो आपको मैकेनिकल रिमूवल उसको करना होगा, या तो स्केलर से या किसी भी चीज़ से जो मैकेनिकल आपको रिमूव करना होगा, वो किसी भी दूसरे चीज़ से रिमूव नहीं हो सकता। ठीक है। तो जब आप रिमूव कर देंगे, यानी बैक्टीरिया लोड को कम कर देंगे, उसके फिर गम्स के जितने भी ब्लड फ्लो है उसको अटैक करने के लिए कुछ है नहीं, वो अपने आप रिग्रेस कर जाएगा। बिल्कुल। तो बड़ा स्केलिंग जो करते हैं, या डीप स्केलिंग या सुपरफिशियल स्केलिंग, उसका वजह यह है कि उसको जो कारण है उसको हटाते हैं, जो बैक्टीरिया लोड है उसको हटा देते हैं, और गम्स अपने आप बिना मेडिसिन का सबसाइड कर जाएगा। मेडिसिन केवल उसको हेल्प करेगी फास्ट होने के लिए। ठीक है। अब आप जो मसाज कर रहे हैं, एक तो नॉर्मल मसाज हो गया, आप ब्रश करेंगे तो भी मसाज हो जाएगा। ठीक है। आप दातुन च्यू करेंगे तो भी मसाज हो जाएगा। आप अगर बाहर से उंगली से करना चाहते हैं तो हो जाएगा। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है ड्यू टू बैक्टीरिया, या स्पॉन्जी गम हो रखा है, ब्लीडिंग हो रही है, और उसको आप सबसाइड करना चाहते हैं मसाज के द्वारा, देन वो क्या करेगा, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मिले होंगे वो दो काम करेगा। वो एक कि ब्लड को कोगुलेट कर, ब्लड की जो बाहर निकलेगा उसको सिरे को बंद कर देगा। ठीक है। दूसरा, उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में उसको वर्क करेगा, सबसाइड करेगा। ठीक। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। आपको दिखा कि ब्लड बंद हो गया, वहां से कोई बैक्टीरिया हटा नहीं है, और आपने जो उसको अटैक करने के लिए ब्लड फ्लो बढ़ाया था वो भी आपने कम कर दिया है। बिल्कुल। ठीक। और अगर आप उंगली डाल रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा बैक्टीरिया आपने उससे भी डल सकता है ज़्यादा। ओरल में इतना ज़्यादा बैक्टीरिया होता है कि उंगली से आपको कोई खास अंतर नहीं होता है। ठीक है। इतना फ्रेंडली और पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं कि अगर आप वॉश रिंस करके करो तो इट्स गुड। पर अगर सबसे अच्छा तो यही होता है कि आप अपने मुंह में कुछ भी डालो। पहले हम लोग बोलते हैं जूठा नहीं पीना चाहिए, जूठा देना पाप होता है। इसका यही है कि आप मेरे माउथ का आप अपने माउथ में, तो आप उंगली को या ब्रश को या कुछ को, तो अच्छा है। तो मतलब ये है कि आप हर चीज़ को हर बार या कुछ भी करते हो, खाने के पहले हाथ धोते हो सब कुछ, तो उंगली डालने के पहले भी हाथ नेचुरली है कि आपको धोना चाहिए अच्छे से, उसके बाद ही आपको करना चाहिए। करने के फ़ायदे क्या हैं? अगर आपको कोई स्वेलिंग, गम का स्वलन नहीं है, यानी आपको ब्लीडिंग नहीं हो रहा है,
देन यू गो फॉर इट, इट्स अ मसाज फॉर अ गम। अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है और आप उससे मसाज करके क्योर करना चाह रहे हो, देन आई थिंक यू गो फॉर इट आफ्टर स्केलिंग। ओके। और ऑल्सो आप रेकमेंड करोगे कि ये किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करना चाहिए ताकि गम्स रिसीड ना हो? कई लोग, ब्रशिंग आप पूछ रहे? या मसाज मसाज नीचे की तरफ करना चाहिए, दांतों की तरफ, ताकि गम्स को थोड़ा स्टिमुलेशन मिले, नहीं आप, तो? हाँ, आप गम को स्टिमुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके गम्स में रिसेशन नहीं है, हाँ, ऑलरेडी पहले से नहीं है, रिसेशन यानी वो ऊपर तक हाँ, पहुंच रहे मतलब आपके गम्स जो जिस हाइट पे होना चाहिए उसी हाइट पे है, उससे पीछे अगर नहीं गया है, ठीक है, तो आप इसको सर्कुलर मोशन में कीजिए, या फिर आप हॉरिजॉन्टल इसमें ठीक भी है, कर सकते ठीक है, हैं। लेकिन आप ऑलरेडी रिसेशन में है और आप उस रिसेशन को वापस लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले कि कॉज क्या था रिसेशन का, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है ना। हाँ जी, कॉज क्या था रिसेशन का, पहले उसको हटाना होएगा। और ये एडजंक्ट मतलब ये केवल मदद करेगा, वो आपको रिसेशन को वापस नहीं, अगर कॉज नहीं हटता तो ये कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है। प्रॉब्लम आपको फिर भी डील करनी हाँ, पड़ेगी। प्रॉब्लम आपको तो डील करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और यही लाता है मुझे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है कि लोग कहते हैं कि हर 6 महीने बाद एक डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लगभग करनी चाहिए। आपका क्या मानना है कि रेगुलर डेंटल अपॉइंटमेंट, जनरल चेकअप ज़रूरी है? आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी है, हम्म, और आपका हार्मोनल प्रोफाइल कैसा है, आपका गट सिस्टम कैसा है, ये डिपेंड करता है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप डेंटिस्ट को 1 मंथ में मिलो या 2 साल में मिलो या 6 महीने में मिलो। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपका गट अच्छा है, आपको हार्मोनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई बैड ब्रेथ नहीं है, आप 1 साल के बाद भी विजिट करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको हर मंथ मिलना चाहिए, बिल्कुल, एक बार स्क्रीनिंग तो कराना ही चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, ये देखने के लिए कि कुछ दिक्कत है कि नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, तो अगला पॉइंट अब हम बात करते हैं ज़ाइलेटॉल के बारे में। यहाँ पे इंडिया में इतना लोगों को नहीं पता, पर बाहर बहुत सारे डेंटिस्ट इसे रेकमेंड करते हैं, कहते हैं कि ये मुंह का पीएच थोड़ा नॉर्मल रखता है और ये साथ ही बैक्टीरिया में लड़ने में मदद करता है। तो आपका क्या मानना है? देखिए, ये साइंटिफिक रिसर्च किया हुआ है और इसको देखा हुआ है कि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले हाँ, हाँ, ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, हाँ, और इसको पहले लोग यूज़ करते थे, खाते थे, उसमें लेते थे, तो पर्टिकुलर जाइलेटॉल करके नहीं यूज़ करते थे। वो साइंटिस्ट ने देखा कि ये इस चीज़ को खा रहे हैं, इस चीज़ को ले, इनको इनकी ओरल हेल्थ अच्छी हो रही है, ठीक हो रही है, तो क्या है इसमें जिससे है, जबकि ये मीठा भी ले रहे हैं फिर भी ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि इट्स अ फॉर्म ऑफ अ शुगर, ज़ैलेटॉल, उनको नाम दिया गया ज़ैलेटॉल। तो वो एक ऐसा शुगर है, इट्स अ, वो मीठा पदार्थ ही है, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा मीठा पदार्थ है जो बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंट नहीं होता, कन्वर्ट नहीं होता उसके एसिडिक फॉर्म में। जब बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट को एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है तभी नुकसान करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट होके भी नहीं कन्वर्ट होता एसिडिक फॉर्म में, तो उसके वजह से बैक्टीरिया को कुछ मिलता नहीं, तो वो ग्रो करने की बजाय वो डिक्रीज हो जाता है। बड़ा सिंपल वे है। तो ज़ैलेटॉल जो फॉर्म है उस चीज़ का, शुगर का, जिसको यूज़ किया गया, तो इसको आप यूज़ अगर करते हैं तो एक तो ये कन्वर्ट नहीं होता, दूसरा है कि ये बैक्टीरिया को किल करता है दूसरे फॉर्म में, उसके वैक्यूल्स बना के। बिल्कुल, तो पैथोजेनेसिस, जितने भी पैथोलॉजी, एक होगा फ्रेंडली बैक्टीरिया और एक हो गया कि बैलेंस नहीं हुआ तो पैथोलॉजिकल, वही पैथोलॉजिकल में कन्वर्ज हो जाते हैं जब वो बैलेंस नहीं होते हैं। तो ये पैथोजेनिसिटी में कन्वर्जन को रोकता है, इनहिबिट करता है, आपके बैक्टीरिया को पूरा किल नहीं करता, इनहिबिट करता है ओवर ग्रो होने में। तो आपका ओरल जो है हेल्थ अच्छा हो जाता है ना। तो वैसे ही एंटी बैक्टीरियल्स दवा या कुछ ऐसा जो कहते हैं ना नहीं खाना चाहिए, उससे ये होता है, वो ये होता है कि आप बैक्टीरिया किल करोगे तो उधर कैंडिडल और वायरल ओवर ग्रो हो जाएगा, वायरल करोगे तो कैंडिडल, तो अपने में आप उनको बैलेंस करने के लिए छोड़ दो। तो ये जो है ये किसी को ऐसा इनहिबिट करता है, इनहिबिट करने का मतलब रोकता है ओवर ग्रो होने से, पूरा किल नहीं करता है। देन इसको यूज़ करने लगे पहले टूथपेस्ट में, टूथ पाउडर में, खाने में, तो इससे जो है, और इसका भी रिसर्च चल रहे हैं कि और भी कौन कौन से हैं जो इस चीज़ के,
और रिसर्च हमेशा किसी भी चीज़ को ना, किसी चीज़ को ऑलरेडी यूज़ करता हुआ, जैसे ना आप कोई भी चीज़ को अगर आप लेंगे कि किसी को फाइंड आउट करते हैं कि पहले देखते हैं नेचर में, उस चीज़ को देखते हैं उसका इफेक्ट, फिर उसको ढूंढते हैं कि कैसे ये हुआ, इस तरीके से होता है। तो ये ऑलरेडी यूज़ में था, पहले से था, जिसको देख के उसमें से उस मॉलिक्यूल को निकाला जिसके वजह से ये इफेक्ट आता है, और उसका नाम दिया ज़ैलेटॉल। ठीक, तो इसके इफेक्ट पहले से देखे हुए हैं। तो इसको इसको रिसर्च नहीं, वो मॉलिक्यूल को निकालने को आप यूं कह सकते हैं कि रिसर्च। जैसे हल्दी को देखा हुआ है कि इसका इफेक्ट क्या है, अगर कुर्क्यूमिन का जो है आप उसको निकालते हैं तो आपको देखने की जरूरत नहीं कि इसका इफेक्ट क्या है, पहले से नोन है, उसमें से केवल एक्सट्रैक्ट किया। उसी तरह ज़ैलेटॉल एक्सट्रैक्ट किया हुआ चीज़ है, नोन है इसका इफेक्ट कि ये अच्छा करता है। और आजकल पर क्या होता है कि कई लोग जो ज़ाइलेटॉल बेच रहे हैं वो बीच में सुक्रोस और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल रहे हैं। अच्छाई के साथ तो बुराई लगी रहेगी। वो हाँ, लोग थोड़ी सी एक कहावत है यहाँ पे, 4 ईमानदार होंगे तभी तो एक बेईमान होगा। हाँ। और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम केमिकल्स की थोड़ी बात करें, वो है फ्लोराइड का। बहुत बड़ा डिबेट है। हाँ। आप क्या स्टैंड लेते हो उस पे? क्या बहुत सारी टूथपेस्ट हैं जो कहती हैं फ्लोराइड फ्री? हाँ। देखिए, मैं KGMC से इंटर्नशिप किया हूँ, तो उस समय नैमिषारण्य एक जगह है सीतापुर के पास में। ठीक है। और वहाँ पे ना वाटर में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा थे। तो उस पे हम लोग स्टडी करने गए थे ग्रुप्स में। तो वहाँ पे फ्लोराइड के साइड इफ़ेक्ट, वाटर में फ्लोराइड ज़्यादा होने की वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट देख रहे थे। ब्रिटलनेस ऑफ बोन का स्ट्रक्चर का ये होना, दांत के ऊपर ब्राउन ब्राउन पूरी स्टेनिंग होना, और ये सब हम लोग नोट डाउन कर रहे थे। तो हम लोग कोई उसके वाटर सैम्पलिंग कर रहे थे, ब्लड सैम्पलिंग नहीं कर रहे थे, केवल वाटर सैम्पलिंग कर रहे थे, और जाके देख रहे थे कि वाटर की में फ्लोराइड कंटेंट कितना है या दूसरा कुछ कितना है, ताकि यहाँ के पूरे इलाके में ऐसा इफेक्ट आया हुआ है। तो मैं भी ये सोच रहा था कि एक फ्लोराइड का जो एक ppm है, मतलब एक कंपोजिशन है, अगर आपको वो मिलता है, ठीक है, तो आपको वो ओरल हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर अब वो ppm से ज़्यादा इंक्रीज करता है तो घातक है। ओके, दोनों चीज, अच्छा और बुरा। ठीक। तो आपके पास में जो पानी है या कुछ है, उसमें फ्लोराइड लेवल कितना है, अगर आप RO यूज़ कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो नेचुरल है, नॉर्मल है, आप यू कैन गो फॉर द फ्लोराइड टूथपेस्ट। लेकिन आप नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर यूज़ कर रहे हो जहाँ पे मिनरल कंटेंट्स ज़्यादा है, फ्लोराइड ज़्यादा है, तो वहाँ नहीं ठीक है। ओके, उस जगह के लिए ठीक नहीं है ये। ठीक है। दूसरा, फ्लोराइड कंटेंट्स एक वो होता है, जैसे अभी ज़ैलेटॉल का चल रहा है, तो सारे लोग ज़ैलेटॉल बेच रहे हैं, है ना, नेचुरल फॉर्म में भी, अगर नाम नहीं। उसी तरह फ्लोराइड कंटेंट नेचुरल वाटर और इसमें होता है। मेरी समझ में, जो मैं समझता हूँ कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड देने का उतना ज़्यादा कुछ बेनिफिशियल मुझे नहीं लगा। मैं पर्सनली ये बोल रहा हूँ, नॉट फॉर ये। आप बोलोगे कि क्या आपने स्टडी किया है इस चीज़ के ऊपर? हाँ, बच्चों के ऊपर मैंने देखा है, क्योंकि अभी जितने भी टूथपेस्ट आते हैं मैक्सिमम फ्लोरिडेटेड आते हैं, और कोई बहुत खास अच्छा इफेक्ट मुझे नहीं देखने को मिला। ठीक है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स जो मैंने वहाँ देखे थे, तो वो हाई ppm ऑफ फ्लोराइड था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ज़रूर इस पे निगाह डालनी चाहिए कि ज़रूरत है भी क्या। बिल्कुल, ठीक है। वो इफ़ेक्ट आती है केरीज के ऊपर, फ्लोराइड का एक अच्छा खासा उसमें इनहिबिट करता है आपको। ये रिसर्च में देखा गया कि ऐसा इनहिबिट करता है केरीज, जितने भी टूथ होते हैं उसमें अगर आप फ्लोराइड का पेस्ट ही उस पर लगा देते हैं या कुछ करते हैं तो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ऐसा रिसर्च में देखा गया है, पर प्रैक्टिकली मैंने जितने भी देखे तो मुझे ऐसा दिखा नहीं। ठीक है, फेयर इनफ। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, सिंस आप बता रहे थे, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आप डेंटिस्ट्री में कैसे गए, क्या हुआ कि आपने ये करियर चूज़ करा, थोड़ा हमको बैकग्राउंड। मैं बचपन से मैं एक्चुअली यूँ कहो तो मैं न्यूरो का करना चाहता था, तो अच्छा। हाँ, मुझे नहीं मालूम था कैसे, मेरे फादर आपको बताया होगा, ही वाज सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस इन धनबाद, कोल माइंस में। कोल माइंस के तो अंदर।
और मैं इंजीनियरिंग से बड़ा प्रभावित था और मेरे अंदर भी था इंजीनियरिंग का एक अंश रह गया था तो और मैं उसे बहुत इजीली ग्रैब करता था। जो माइनिंग्स की ये चीज़ें थी, फॉल्ट था, ये था, बहुत इजीली मुझे ग्रैब होता है। एक नेचुरल होता है आपके अंदर जो है वो क्या इनबिल्ट है और आप किस चीज़ को बहुत इजीली ग्रैब कर लेते हो, या ये आप ये कहें ईश्वर का दिया हुआ सबके अंदर होता है। तो मेरे फादर 24 आवर्स जो है वो उनका जॉब ही गवर्नमेंट जॉब ऐसा था कि वो 24 आवर ऑन रहते थे। आपको कभी भी कॉल आएगी, आपको जाना होगा, इट्स जस्ट लाइक अ मेडिको इमरजेंसी केसेस। ठीक है, कोई छुट्टियाँ उट्टियाँ कुछ नहीं होती थी। डेजिग्नेटेड 7 साल की 7 छुट्टियाँ होती थी, आप छुट्टी ले सकते हो कभी भी, लेकिन मिलती नहीं थी जल्दी। ठीक है। तो मैं ये सब देख के मुझे बहुत इंजीनियरिंग अच्छी लगती थी, लेकिन फिर भी मैं उस तरफ ये देख के नहीं जाना चाहता था तो मेरे पास जो दूसरा था कि भाई साहब आप जो है डॉक्टर बने, तो मेरे को जो है न्यूरो से ये था, और मैं डिजीज ठीक करने के लिए नहीं, न्यूरो की कैपेसिटी को ये करके कि क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है, इसको लेके मैं न्यूरो पे, क्योंकि साइकेट्री में मैं जाना चाहता था। ठीक। मैं उस समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते थे एडमिशन लेने के लिए, और मैं उसमें थ्रू नहीं हो पाया MBBS में। ठीक है। तो मैं कहा यार MBBS नहीं, मुझे तो डॉक्टर बनना है तो मैं BDS चूज़ किया ऐसा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, BDS इज 90% इज अ इंजीनियरिंग क्राफ्ट एंड 10% जो है वो पीछे बैक सपोर्ट ऑफ अ मेडिको है। अगर आपके अंदर लॉजिकल नहीं है, अगर आप लॉजिकल नहीं है, आपके अंदर इंजीनियरिंग नहीं है, अगर आपके अंदर क्राफ्ट्समैन नहीं है, अगर आप इमेजिनेटिव नहीं हो, अगर आप चीज़ों को खुद से नहीं जानना चाहते हो, रेदर देन केवल सुनना चाहते हो, सुन के टाइपराइटर की तरह वर्क करना चाहते हो, देन डेंटिस्ट्री इज नॉट फॉर यू। ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ, डेंटिस्ट्री उसी के लिए है जिसके अंदर ये गुण है, जिसके पास जो आर्ट एंड ड्राइंग करना चाहता है, जो लॉजिस्टिकली इन्वॉल्व होना, जो लॉजिकली इन्वॉल्व होना चाहता है, जो जानना चाहता है कि हाँ, क्योंकि आपको जो हर चीज़ को अलग नज़रिए से, हर माउथ को, हर टूथ को अलग नज़रिए से, इवन फाइंडिंग्स तक को आपको अलग नज़रिए से देखना होता है तब। और मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं सही बताएं कि आई लव, और मुझे कोई भी, जैसे मैं इम्प्लांट भी करता हूँ या किसी से सीखता हूँ, तो मैं अपना ज़रूर उसमें कुछ यूज़ करता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि, और शेयर भी करता हूँ अपने जितने भी सीनियर्स और ये होते हैं। हाँ। उनके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने इसको ऐसे किया है। बोला कि अब तू नए नए तरीके ढूंढ रहा है तो ये है, पर करना चाहिए। देखिए, कहीं भी नया चीज़ लॉजिकली करना चाहिए, नहीं तो कोई भी नई चीज़ आपको नहीं आएगी। आप केवल फॉलो ऑन में रहेंगे किसी चीज़ को, केवल आपको जो सिखाया जाएगा, आपको कहते हैं ना, जो किचन में है वही बता सकता है कि और खाना अच्छा कैसे बनेगा। तो जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको मालूम चलेगा कि उसमें क्या ज़रूरतें हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए। उसके पास भले इक्विपमेंट नहीं होगा, और इक्विपमेंट के लिए डिमांड कर सकता है कि अगर मेरे पास ये इक्विपमेंट हो तो और ज़्यादा। तो किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट जो कर रहा है वही कर सकता है, वही डिमांड कर सकता है। और जो ऐसा डेंटिस्ट होता है, ही लव्स हिज प्रोफेशन, मैं ये कहूँगा। तो मैं जो है, मैं अपने प्रोफेशन को मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं उसमें कुछ अपना ज़रूर, अदर देन बुक के अलावा मैं भी अपना कुछ उसमें यूज़ करता हूँ। मैं हमेशा इंक्विजिटिव रहता हूँ, नए मटेरियल्स, नए इसके और नया क्या आ रहा है और क्या है, तो उसके ऊपर मैं जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और वो दिखता है आपकी प्रैक्टिस में कि आप बहुत हमारे पलिया किला एक छोटी सी जगह है, पर आप खुदा के जैसे हो अरे नहीं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। हम इंसान वाइट दांतों को क्यों पसंद करते हैं? बॉलीवुड, हॉलीवुड, सब लोग वाइटनेस के पीछे हैं। सारी एड्स जो हम देखते हैं वो कहते हैं हाउ टू वाइटन योर टीथ, दांत को और सफ़ेद कैसे करें। तो क्या
दांतों का वाइट होना हेल्दी है? क्या ये नेचुरल तो नहीं है, पर क्यों लोग आपका क्या देख, राय है? पहले दांत का जो कलर है वो कैसे आता है इसको पहले समझते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। दांत जो जो टूथ होता है वो अंदर एक चैम्बर होती है जिसको पल्प चैम्बर बोलते हैं। उसमें सारे न्यूट्रिशन आर्टरीज और जितने भी नर्वस सिस्टम और वो उसके अंदर इंगल्फ होता है। बिल्कुल। उसके ऊपर डेंटिन होता है जो उससे ट्रांसमिट जितने भी आदान और प्रदान, मतलब जो ऊपर आप महसूस कर रहे हैं वो डेंटिन ट्यूबुल्स के द्वारा उस नर्व्स को या उसको सप्लाई होती है। जैसे सपोज कीजिए नर्व एंडिंग नहीं होती है, डेंटिन ट्यूबुल्स होता है। ठीक है। तो आप अगर छू रहे हैं तो भी आपको वैसा ही महसूस होगा। अगर आप मतलब एक पेन होता है उसमें, आप ये नहीं बता सकते कि ये पेन कैसा है। अगर आपका आंख बंद कर दिया जाए या कुछ, तो एक सेंसेशन होता है कि आपने कट किया तो आपको कट का पता चलेगा, आपको प्रेशर दिया प्रेशर का पता चलेगा, आप हीट लगाए हीट का पता चलेगा। दांत ऐसा नहीं होता है। दांत केवल एक ही स्टिमुलस देता है, पेन। ओके। आप उसको दबाएंगे तो भी पेन बोलेगा, आप उसको ड्रिल करेंगे तो भी पेन बोलेगा। ठीक है। तो ये बीच का जो डेंटिन होता है ये येलो कलर का होता है। ठीक है। ठीक है। और इसके बाहर में इनामेल होता है, और इनामेल जो होता है वो सेमी ट्रांसलूसेंट होता है। सेमी ट्रांसलूसेंट का मतलब ऐसा ग्लास जिसके उधर से आपको लाइट तो दिख रही है, उधर के आदमी का छवि भी दिख रहा है, पर वो आदमी नहीं दिख रहा है। जैसे बाथरूम ग्लास। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो वैसा होता है। जितना भी इनामेल ओपेक होगा, मतलब जितना लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देगा, उतना आपका दांत अंदर का येलोनेस नहीं दिखेगा। समझ गया। समझ ठीक। गया। तो उतना ज़्यादा आपका दांत वाइट दिखेगा। ठीक है। और जितना ये ट्रांसपेरेंट होगा, जो अंदर का चीज़ बाहर दिखेगा, उतना दांत आपका येलो दिखेगा। ओके। गॉट इट। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब दांत के ऊपर अगर कुछ स्टेन लगा है तो वो स्टेन बाहर से लगा है, इनामल के ऊपर। इनामेल के ऊपर। हाँ। इनामेल के ऊपर कोई स्टेन लगा है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। आप उसको स्क्रैच करके रिमूव कर सकते हैं, आप उसको केमिकली रिमूव कर सकते हैं, आप उसको लेजर लाइट से रिमूव कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब जो पीला दांत है यानी येलो टीथ है, उसको हमको वाइट करना है। तो हम कैसे करेंगे? इसका मतलब है कि बाहर की सतह को हम ओपेक करेंगे। बिल्कुल। उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, जो ट्रांसलूसेंसी है, उसको कम करेंगे। हाँ, ताकि नीचे का येलो ताकि नीचे का येलोनेस बाहर ना दिखे। तो इसके अलग अलग मेथोडोलॉजी, अलग अलग तरीके हैं, केमिकल ब्लीचिंग से लेके लेजर से लेके सब कुछ। लेकिन ये वापस अपनी जगह पे जरूर आएगा। ओके। आप ब्लीच कराते, चाहे फोटोजेनिक कराएं, चाहे जो भी कराएं, वो आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ऊपर से आप उसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक ठीक है। ठीक है। ठीक है। और वो एक दिन वो ऊपर का लेयर हटेगा, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, फिर आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर से नहीं है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो किसी का दांत जो है वो ज़्यादा सफ़ेद और किसी का कम सफ़ेद का मतलब ये नहीं हुआ कि वो दांत उसके गंदे हैं। मतलब अगर नेचुरल उसका, इट्स अ कलर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द डेंटिन टू द आउटसाइड। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अगर हाँ, सफ़ेद दांत सबको अच्छे लगते ऑफ हैं कोर्स, देखने ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो पर ये कई लोग ये भी कहते थे कि येलो दांत एक्चुअली ज़्यादा हेल्दी होते हैं। नहीं, आपको क्लियरली बताया येलोनेस दिखता कैसे है, तो उसका हेल्दी और नहीं हेल्दी होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ठीक है। ओके। आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे आपकी डेंटल हेल्थ टिप्स में, जो आपने अपनी प्रैक्टिस करी है? अगर हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, वो चाहेंगे कि क्या टिप्स हमने, आप ऑलरेडी आपने बहुत कुछ ज्ञान दे दिया, बट कुछ ऐसी टिप है जो आप कहेंगे, कुछ ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी हैबिट जो दांतों को बचा कर हाँ, रखे? आप ऐसा कह सकते हैं, अगर आप केवल माउथ को ना लें, पूरे शरीर को अगर आप लेते हैं, तो ये 2 प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। एक, क्या खाएं और कितनी बार खाएं। राइट। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अगर आप क्या खाएं इसको अगर आप समझ गए हैं, तो कितनी बार खाएं का मतलब है कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप मेरी तरह सिटिंग वर्क करते हैं, केवल आप मैनुअल लेबर, केवल हैंड वर्क कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो 2 मैक्सिमम 2 टाइम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। ठीक। अगर आप बार 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 खाएंगे, बार बार आपका जो पीएच है, जो ओरल पीएच है,
वो रेज करेगा उसको पचाने के लिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। डाइजेशन में आइए तो जब आप कुछ खाते हैं तो बॉडी का सारा पार्ट उसको डाइजेस्ट करने में लग जाता है। सारे खून का सारा जो सप्लाई है वो डाइजेशन की तरफ आता है। इसीलिए आप जब आप कुछ खाना खाते हो तो आप डल होते हो, क्योंकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है और वो इंटेस्टाइन को जाता है। तो आप अगर बार बार खाते हैं तो उसको बार बार एंजाइम सेक्रेशन करना होगा। आप कम बार खाइए, ज़्यादा खाइए भले, कम बार खाइए। कितना ज़्यादा खाना चाहिए? हमेशा इतना जगह रखना चाहिए कि कोई अतिथि अगर बोल दे कि ये ले लीजिए प्लीज़, तो उतना जगह होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक। तो पूरा फुल स्टमक कभी नहीं खाना चाहिए। इतना ही खाना चाहिए जितना आपको पेट भर गया। मन नहीं भरना है, केवल पेट भरना है। बिल्कुल। ठीक, मन नहीं भरता कभी भी। सही। तो उतना ही खाना चाहिए। और कितनी बार खाना चाहिए? अगर आप 2 बार खाते हैं बहुत अति उत्तम। अगर आपका काम ऐसा है कि एक ही बार खाना है, और भी उत्तम। ठीक है। खाना कब चाहिए? खाना जब है, एक बॉडी का पीरियोडिक क्लॉक है। अगर आप डेली 10 बजे सोते हैं तो आप कुछ भी काम करो आपको 10 बजे नींद आएगी। अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आप कहीं से ट्रैवल करके आओ 6 उस समय 2 बजे रात को सो, आपको 5 बजे एक बार जरूर नींद टूटेगी। जिसे इंग्लिश में सर्केडियन रिदम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ठीक। तो इस क्लॉक को फॉलो करना है। और आप सुबह सूर्य उदय और शाम सूर्य अस्त के पहले और करीब में ही खाना। जैसे अगर आप सुबह 6:30-7 बजे के करीब नाश्ता कर लेते हैं तो रात को भी 6:30। अगर आप 10 साढ़े 10 बजे नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं, भोजन करें, ज़्यादा अच्छा है भोजन करें, तो रात को 8 साढ़े 8 मैक्सिमम 9 बजे तक कर लेना चाहिए। क्योंकि एक बार बॉडी को मिलता है समय अपने आप को ठीक करने के लिए। ब्लड सर्कुलेशन हमेशा इंटेस्टाइन में पचाने का ही काम करता रहेगा, तो बाकी काम कब करेगा? बिल्कुल। है ना। तो उसका दूसरा काम है बॉडी को क्लीन करना, रिपेयर करना, और भी सारे काम हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो वो काम करने के लिए उसको थोड़ा मौका दीजिए। तो कम बार खाइए। बिल्कुल। ठीक। एक क्या खाइए और कम बार खाइए। वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक है। दूसरा, एक आयुर्वेद का एक बड़ा ये कहा गया है कि बहुत सिंपल सा एक ये है कि कोई भी जो भी आदमी बर्थ लेता है, पैदा लेता है, उसको सबसे एक ही चीज़ ज़रूरत होती है, एनर्जी, खाना। बिल्कुल। उसको कोई चीज़ ज़रूरत नहीं होती, खाना ज़रूरत होती है। और खाना ही जीवन को अंत भी करता है। खाना ही कैसे? जब आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, लेट इट बी एनीथिंग, तो वो जाके डाइजेस्ट होता है, मेटाबोलाइज होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और जो चीज़ एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो सकती वो मल मूत्र के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है। बिल्कुल। ठीक। बिल्कुल। जो चीज़ नहीं एक्सक्रीट हो पाता है वो अंदर जम जाता है। वो जो जम जाता है वो अमा होता है। उसको आयुर्वेद में अमा बोलते हैं। अलग अलग पार्ट में जाके वो जमता है। जितना धीरे 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 वो ब्लॉकेज बढ़ता जाता है, ब्लॉकेज बढ़ता जाता है, तो सप्लाई टू द लास्ट टिश्यू हॉल्ट होता है। और लास्ट टिश्यू से बाहर को जो उसको एक्सक्रीशन करना है वो भी हॉल्ट होता है। और ये धीरे धीरे बढ़ता है। तो जब आप गलतियां करते हो बचपन में या खाने में या कुछ भी, तो उस समय रिजल्ट नहीं दिखता, दिखता 30 के बाद है। बिल्कुल। और वो सारे ब्लॉकेज उस समय तक हो गया होता है। हाँ जी। उसके बाद तो आपको कुछ खाने का मन नहीं करता है। बिल्कुल। कुछ भी खाने के पहले आप तरह तरह के पूछते हैं कि ये खाऊं कि नहीं खाऊं, वो खाऊं कि नहीं खाऊं। बचपन में आप नहीं पूछते हैं क्योंकि आपका ब्लॉक हो रहा होता नहीं है। तो संसार में कोई ऐसा खाना ही नहीं बना जिससे अमा नहीं प्रोड्यूस होता है। ठीक। एनर्जी को जब आप लेते हो, एनर्जी खाना लेते हो एनर्जी के लिए, आप मिनिमम, जैसे आप कोई भी ऐसा चीज़ लो जिसमें आपको एनर्जी डायरेक्ट अगर आ रही है, जिसमें कन्वर्जन का कम ये है, अमा कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपका लाइफ लॉन्ग चलेगा। ठीक। जो भी आप खाना खाओगे जिसमें अमा ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको क्लॉगिंग करेगा और वो करेगा, डिटोरिएट करेगा आपके हेल्थ को। तो ऐसा खाना खाइए जो कम से कम क्लॉग करे। क्लॉग तो करेगा, कम से कम क्लॉग करे, कम से कम अमा प्रोड्यूस करे, तो आप ज़्यादा समय तक हेल्दी रहेंगे। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक। ठीक है, ठीक है। तो यहीं पर पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आज ऐसा बहुत कुछ बताया जिससे बहुत लोगों की आई होप मदद होगी।
और आई एम श्योर मैं चाहूँगा कि लोग इस एडवाइस को फॉलो करें ताकि हम अपनी ओरल हेल्थ को यहाँ इंडिया में बढ़ा सकें। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, मेरी आशा है कि ये चर्चा सुनने से आपको मुंह के स्वास्थ्य के बारे में कुछ ज्ञान मिला होगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके और वे भी अपने मुंह के स्वास्थ्य को बनाकर रख सकें। इस पॉडकास्ट पर अगला गेस्ट स्पीकर होगा एक डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी स्किन या त्वचा का स्पेशलिस्ट। तो अगर आप इस आने वाली चर्चा को मिस आउट नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब और पॉडकास्ट को फॉलो करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो तक चलते फिरते रहिएगा। टेक केयर।